नमस्कार, जी न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम दत्त मेहता और आज मैं एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेने यहाँ पर बैठा हूँ। मेरे साथ वो व्यक्ति बैठे हैं, उम्र महज 31 साल के करीब है और उनकी कंपनी की वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 8,000 करोड़ की उनकी कंपनी है। देखिए, इस उम्र में लोग सोच रहे होते हैं करना क्या, 8,000 करोड़ रुपए की कंपनी उन्होंने खड़ी कर दी। एक गुरु हैं, रिस्पेक्टेड टीचर के तौर पर आप समझिए इनको। 6200 एम्प्लॉयज़ हैं इनके लगभग और ये तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पूरे देश में बच्चे इनके वीडियोस देखते हैं, इनसे कोचिंग लेते हैं और अपने करियर को सेट करते हैं। स्वागत करता हूं मैं फिजिक्स वाला का। नमस्कार सर। अलक पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। और एक बार कैसे हो बच्चों, आपकी ओपनिंग लाइन जो है वो जरूर एक बार दिखा दीजिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप, कैसे वो करते हैं एक बार जरूर सर प्लीज। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो ये इसलिए कि मैं आपको रिसर्च करने के टाइम में मैं काफ़ी देख रहा था, आपकी जो ऑब्वियसली बात है जो वेब सीरीज़ है उसी से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा डेटा है नहीं, कुछ नॉलेज है नहीं हम लोगों को। कैसे, क्या उन्होंने आपको अप्रोच किया, ये सिलसिला कैसे, शुरुआत कैसे हुई थी? क्योंकि बहुत कम लोग हैं, बिजनेसमैन तो बहुत हैं, लेकिन किसी पे अगर वेब सीरीज़ बन जाए, एक पूरी मूवी बन जाए, इस तरीके का कैसा एक्सपीरियंस था वो? ऐसे देखो आप, है तो ये सपने जैसी चीज़ ना। मतलब हम लोग देखते हैं कि किसी के ऊपर वेब सीरीज़ बनी है, किसी के ऊपर मूवी बनी है, तो ऐसा लगता है यार क्या आदमी है, क्या काम किया है, कैसे हुआ होगा। तो ये तो नहीं बोल सकते कि मन नहीं था कभी, हमेशा लगता था कि क्या ऐसा कुछ, मतलब ये तो सपने से बाहर की चीज़ होती है। आप सोचो, आपने कभी सोचा आपके ऊपर वेब सीरीज़ बनी? कितनी सपने से बाहर की चीज़ होती है, पर ऐसा हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था ये होने वाला है। तो फेब मार्च 2021 में हम लोग का PW ऐप लॉन्च हो गया था। थोड़ा बहुत हम लोग के कोर्सेज बिकने लगे थे और यूट्यूब पे हमको 4-5 साल हो गया था, बच्चे जाने लगे थे। तो अमेज़ॉन की टीम आई और प्रतीक भाई से, हमारे को फाउंडर से मिली, बोली कि हम ऐसा है कि स्टोरी बनाना चाहते, क्योंकि हम इतनी ईजिली एक्सेसिबल नहीं थे तब। पहले मैं बाहर ही नहीं आता था, सिर्फ पढ़ाता था, एकदम बाहर नहीं आता था मैं। अभी आजकल इंटरव्यू में आने लगे, कहीं आते ही नहीं थे हम। तो उनसे उन्होंने बोला कि एक मूवी बनाना चाहते हैं हम लोग, वेब सीरीज़ बनाना चाहते हैं, तो आप लोग एग्री? उन्होंने कहा यार उस आदमी से पूछ लो, पागल आदमी अपनी कहानी बताना चाहता है कि नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ से वो नहीं बताना चाहते थे। तो मेरे से प्रतीक भाई ने फिर बोला कि सर ऐसा, मेरे पास, मुझे याद है रात में वो 2-3 बजे मेरे, एक तो वो हमेशा वो बंदा रात में आता है, तो रात को 2-3 बजे वो मेरे फ्लैट पे आए। हम लोग दिल्ली में रहते थे, एक ही बिल्डिंग में, हम लोगों ने फ्लैट रेंट पे लिए थे ऊपर नीचे। तो मेरे फ्लैट पे आए रात को 2-3 बजे, बोले सर एक बहुत बेहतरीन आइडिया है। हमने कहा बताइए। कि अमेज़ॉन वाले कह रहे हैं आप पे वेब सीरीज़ बनाना चाहते हैं, ऐसा है। हमने कहा ठीक है करते हैं। तो हम लोगों ने, हमको पसंद आ गया, हमने कहा ठीक है, मज़ा आएगा, तो बड़ी बात है। फिर अमेज़ॉन से जब बात की तो अमेज़ॉन ने कहा कि अब आपको 7 दिन के लिए एक्टर के साथ रहना पड़ेगा, टाइम बिताना पड़ेगा, वो आपको सीखेगा मेथड एक्टिंग। तो हमने कहा प्रतीक भाई अब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि अभी अब लोग बैचेस चल रहे हैं, पढ़ाना है। पर वो जो एक्टर था वो, उसने श्रीधर दुबे जस्टिस किया आपकी, मतलब पूरा रोल वैसे ही, आप वैसे ही हैं? हम वैसे नहीं हैं। हम बहुत ऑनेस्टली बोलेंगे तो हम बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं, पर क्या कोई और इससे बेटर कर पाता श्रीधर दुबे सर से, ये कहना बहुत मुश्किल है। मतलब क्योंकि उन्होंने जो किया वो कमेंडेबल है। ये बहुत मुश्किल है कि कोई किसी को पूरा हुबहू कॉपी कर ले, उसके ऐसा बिहेव कर ले और एकदम बिल्कुल उसे ऐसा बन जाए। वो अपने आप में एक पर्सनैलिटी है, पर बहुत बेहतरीन रोल किया उन्होंने। आप खुद भी एक्टिंग करना चाहते हैं? मतलब आप, क्योंकि मैंने आपके जिस बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसमें ये दिखाई दिया, समझ में आया कि आप थिएटर्स, ड्रामा, इन सब में दिलचस्पी रखते थे बहुत। तो क्या आपका भी मन था कि भाई मैं अपनी वेब सीरीज में खुद एक्टिंग कर लूं, मुझे ले लो कहीं वीडियोस में? ये मतलब जब रिलीज हुए ना वेब सीरीज के, जब टीजर से जब बाहर आए तो कमेंट सेक्शन में ये चीज आनी स्टार्ट हो गई। जहां भी आ रहा था यूट्यूब पे, जहां भी मैं देख रहा था, हर जगह कमेंट में यही था कि अलग सर आप खुद ने क्यों नहीं कर लिया एक्टिंग? आपने खूबसूरत हैं, देखने में अच्छे हैं, युवा हैं। नहीं वो तो अभी थोड़ी बहुत सही लग रहा हूँ सर, भालू लिखता हूँ मैं तो खूबसूरत वाली बात नहीं, तो बच्चों कह रहे थे कि अपना कैरेक्टर खुद क्यों नहीं कर लो। तो कोई नहीं, अभी सीजन 2 बाकी है। तो आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका है। ठीक है, वेब सीरीज तक ठीक था, आपका गाना भी आ रहा है। ये गाना मतलब कुछ घंटे हुए हैं अभी, जस्ट 14 आवर्स 15 आवर्स ऐसे कुछ आ रहा है, मैंने यूट्यूब में देखा था। क्या है अभी गाना भी? आप म्यूजिकल आर्टिस्ट के तौर पर? नहीं क्योंकि मैंने गूगल में सर्च किया तो म्यूजिकल आर्टिस्ट करके आ रहा था फिजिक्स वाला। अब उसकी क्लैरिटी नहीं है मुझे, फिर देखूंगा, लेकिन शायद आपके गाने का कोई असर ना हो। म्यूजिकल आर्टिस्ट मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ, मैं चालू करूंगा यहाँ से। गाने में आप गाना गाएंगे? नहीं अरे हम गाएंगे तो फिर कोई सुनेगा कौन? मैं गा के मैं ही सुन लूंगा फिर। तो गाने का कुछ नहीं है कि आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले हम लोग बैठे हुए थे और इस पर डिस्कशन हो रहा था कि अपना बच्चा जो है ना, जैसे अभी रिजल्ट जब आए थे 7-8 महीने पहले, तो जब रिजल्ट आए तो उस टाइम बहुत से बच्चे नहीं सेलेक्ट होते हैं, जाहिर सी बात है, सीट इतनी कम है, नहीं सेलेक्ट होंगे, तो बहुत से बच्चे हम लोग डिप्रेस्ड और इस तरह के दिखे। तो उस टाइम हमने कहा यार ये बच्चों को ये चीज़ बतानी पड़ेगी है कि ये एक एग्ज़ाम, एक कॉलेज तुमको डिफाइन नहीं करता, मैं औकात नहीं बता सकता, इससे बड़ी ज़िंदगी है और कितनी बार भी लाइफ गिराया उठ के वापस खड़ा होना है ना, टकराना है।
तो फिर हमने कहा यार इस बात को बताएंगे, तो इस बात को मैंने बताया यूट्यूब पे मल्टीपल टाइम वीडियोस के अंदर, इसके अंदर। फिर एक प्रतीक सहाय करके एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि सर इस पे एक पूरा सॉन्ग करते हैं और आपकी जर्नी दिखाते हैं हम लोग। तो हमने बोला हाँ बहुत बढ़िया आइडिया है, तो दिखा सकते हैं कि सर आपकी पूरे फेलियर्स और वापस कम बैक दिखाते हैं। हमने कहा, तो उन्होंने कहा सर इसमें आपके 2016 से यहाँ तक की जर्नी दिखाएंगे। 16-17 से। हमने कहा हाँ। क्या सर आप शेव करा लेना तो आप छोटे लगोगे, फिर वापस दाढ़ी में आप बड़े लगोगे। और मैंने कहा ये जो मैं मोटा सा हो रखा हूँ वो, तो उन्होंने कहा सर उसको मैनेज करेंगे। तो फिर इट टुक 3 months फॉर मी कि मैंने अपना वेट कम किया पहले, फिर उस गाने के लिए मैं खुद मोटिवेट हुआ, मतलब उस गाने के लिए मैंने खुद बहुत मेहनत की, मैं मोटिवेट हुआ, मैंने वेट कम किया लड़ झगड़ के। फिर मैंने पुराने रोल में शूट किया। तो रिसेंटली हम लोगों ने एक फोटो डाली थी, वो पूछा था किस ईयर की है, एक पुराने सेटअप में, तो बच्चों ने बोला 2017 की है वो। आपने गाने के लिए वेट कम किया? हाँ एक कुछ चाहिए था रीजन। आप आर्टिस्ट तो हैं, डेडिकेटेड हैं। नहीं हेल्थ के लिए किया, हेल्थ के भी मेरे गाने के लिए, हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए काफ़ी टाइम से बोल रहे थे हमें, तो मेरी रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही थी, जब भी आती थी तो सारे रिपोर्ट में SGPT हिला हुआ है, कोलेस्ट्रॉल हिला हुआ है। मिनिस्ट्री की तरफ से कि ज्यादा फिर क्या चीज़? कंप्लेन कौन करता था ज्यादा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सभी लोग मतलब ऐसे ही बहुत टाइम पे ना सोना, टाइम पे ना खाना, सारी चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई थी, ओवरवेट थे, तो सेडेंटरी लाइफ। कितना आपने चेंज किया ट्रांसफॉर्मेशन की बात, क्योंकि ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात है जो लोगों को सीखने वाली चीज़ है, तो सिखा ही रहे हैं आप। मैं 76 kg का था, अभी 64 का हो गया हूँ, 3 महीना लगा मेरे को इसमें। बहुत अचीवमेंट है, 10-12 किलो आपने मेरे लिए तो है। कितने समय में? 3 महीना लगा। 3 महीने में? तो क्या मतलब 3-3.5 छोड़ा नहीं आपने ट्रेडमिल, जॉगिंग सब कुछ, या फिर? अब मुझे लगता है जैसे मैं पहले दिन मैं गया वही जो सब होता है कि जिम ज्वाइन करेंगे तो पैर दुखाएंगे और लेट जाएंगे। तो जिम ट्रेनर के पास गया, मैंने कहा भैया 1 महीने में एकदम खत्म करना है वेट, तो बोला 1 महीने में नहीं तुम खत्म हो जाओगे वेट नहीं। तो फिर मैंने बोला कि भैया आप ऐसा कुछ करो 1-1.5 घंटे में काम बन जाए। तो उसने बड़ी सही लाइन बोली, उसने बोला कि यार जो आपकी हेल्थ बनती है ना वो 1-1.5 घंटे में नहीं बनती, वो 23 घंटे में बनती है आपके घर पे। आप अपना वहाँ शेड्यूल सही करो। उसने बोला आप 7 घंटे सोते हो कि नहीं, आप टाइम पे खाते हो कि नहीं, आप दिन भर ऐसा फास्ट फूड तो नहीं खा रहे हो। तो मेरे को काफ़ी कुछ समझ में आया कि मोर देन जिम आपकी लाइफस्टाइल अगर अच्छी है तो आपका वेट भी अच्छा रहेगा, आपका ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश की है। तो ये कि आपने ये मॉडर्न बाजी मारी है, वो ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपका लग तो नेक्स्ट अचीवमेंट, ठीक है। हाँ। अच्छा, एक आपकी जो मैंने एक वीडियो देखा था कहीं पे, आप किसी ऑटो वाले को बता रहे थे कि आपको लगता है मैं 8,000 करोड़ का मालिक। अरे वो बहुत मजाक में हुआ था भाई, वो बहुत बड़ा मैं चाहूँ मजाक तो था। BMW की लाइन लगा लूं। अरे वो सब इतने मजाक में हुआ था ना, तो क्या हुआ कि और मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, मानना पड़ेगा, एक बहुत ही हम्बल कार से ये आए हैं, मतलब, और बहुत आप करते क्यों नहीं खर्चा, आप कमा क्यों रहे हैं इतना जब आप खर्चना नहीं है? आप खर्चा करते हैं ना। आप ऑफिस आओ, आप ऑफिस में खर्चा किया है हमारे, आप टीम मेंबर देखो, टीम मेंबर पे खर्चा एक करते हैं। लग्जरियस लाइफ को आप ये सर लग्जरी से कम है क्या? क्या बढ़िया कपड़े पहने हैं, ब्लेजर डाला है, ये क्या कम लग्जरी है? देखिए इंसान की चाहत कभी खत्म नहीं होगी। सफिशिएंसी आपके लिए लग्जरी है, मतलब जितना जरूरत है उतना मेरे लिए काफी, उससे ज्यादा नहीं। सर ये जरूरत से ज़्यादा है, मुझे तो ये भी लगता है। हम लोग आज हम और आप इस रूम में बैठे हैं, लाइटनिंग है, रूम देख रहे हो या आप वॉल देख रहे हो, ये सब मतलब ये लग्जरी ही है सर। अब बात ये हमेशा हम लोग को लगता है कि सामने वाले के पास और ज़्यादा पैसा है तो लग्जरी कंपेयर करते हैं, मतलब इसकी वैल्यूएशन 8,000 करोड़ हो, उसके पास एक, ठीक है, बड़ी गाड़ी। वैल्यूएशन सब नंबर होता है, सब काम होता है और सर्विस होती है जो आप कर रहे हो, जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हो। वैल्यूएशन तो सब गेम है। कितनी कंपनियों की आप देखो ना, कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू होती है, फुस हो जाती हैं कंपनियाँ, चली जाती है नीचे। अच्छा, ये फुस हो जाती हैं, आपने बात की 101st यूनिकॉर्न कंपनी आपकी रही, और पहली जो है जो प्रॉफिट में आई, मतलब ये क्या थ्योरी है, मतलब कैसे बाकी सब प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं बाकी सब प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, आप इकलौते, कैसे, मतलब आपने कैसे अचीव किया ये? सर हमने कैसे अचीव किया, हमने बस चीज़ों को सिंपल रखा, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। हमने ये नहीं बोला कि यार हम किसी को उठा लेते हैं गूगल से, किसी को उठा लेते हैं मैकेंजी से, या किसी को बड़े IIT से, बड़े IIM से लोगों को उठा लें और कुछ बनाएं और कुछ उसकी मार्केटिंग बहुत नेक्स्ट लेवल करें, और प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, प्रोडक्ट पे वो ध्यान ही नहीं दिया जितने लोग आए। तो हमने कुछ नहीं किया, बेसिक पढ़ा रहे थे हम, और टीचर्स लाए अच्छे ढूंढ के जो पढ़ा सकें। तो पूरे एडटेक के अंदर बोला जाता था टीचर इंडिपेंडेंट सिस्टम बनाना है, कि जिसमें टीचर पे डिपेंडेंसी ना हो, क्योंकि टीचर आपको छोड़ के जा सकते हैं, तो आप टेक से कुछ इसको सॉल्व कर दो। तो मैं बोलता हूँ हमेशा टीचर इंडिपेंडेंट एडटेक बन ही नहीं सकता है भाई। अच्छा, हाँ, एडटेक मतलब एजुकेशन, उसको आप टीचर इंडिपेंडेंट क्यों करना चाह रहे हो? ये ऑटोमेशन का जमाना भी आ गया है। क्यों भाई, क्यों टीचर को क्यों निकाल रहे हो? गुरु को उस रोल से निकाल दोगे फिर क्या बनाओगे? फिर वही बनेगा मार्केटिंग का कुछ। नहीं, वो खाली गुरुओं को नहीं निकालना चाहते, वर्कफोर्स को भी खत्म करना चाहते हैं। काफी जगहों पे आप कह रहे हैं मशीन्स शुड टेक ओवर, कंपनियां जो है मशीनों से चलें, लोगों की जरूरत अब कम होती जा रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस करती है। आप इस बात से सहमत हैं? जैसे आपने कहा कि चलिए टीचर्स नहीं हटा सकते,
तो अब जो ऑटोमेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, लोग इंजीनियर्स बनेंगे, ये सब बनेंगे, तो अगर वो कल को जाके एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं और उनकी बिजनेस आइडिया ये है कि भाई मेरे बिजनेस में ये रोजगार ये खत्म हो जाएंगे लेकिन मेरा आइडिया है, उसको पता है, वो सही है गलत है? अब ये सही है कि गलत है ये नहीं पता। अगर मैं टेक्नोलॉजी को जिस रोल से देखता हूँ तो ऑटोमेशन में बहुत हेल्प करता है। अब हम लोग पढ़ाते हैं बच्चे वॉल्यूम में, मतलब बहुत वॉल्यूम में। 15 लाख बच्चा हम लोग से पैसा दे के पढ़ता है ऑनलाइन। ठीक है। 15 लाख बच्चा पैसा दे के किसी एडटेक से नहीं पढ़ता। 15 लाख बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि हम लोग का पैसा बहुत कम है। सिंपल सा रीज़न है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है। अब इतने बड़े वॉल्यूम में मैं लोगों को हायर करता जाऊँ तो फिर मेरा ब्रेक इवन नहीं होने वाला, क्योंकि मैं बच्चे से एट द एंड 4,000 रुपये में आईटी की तैयारी करा रहा हूँ। अब मुझे 4,000 के अंदर ही सारा गेम करना है, प्रॉफिट भी होना चाहिए ताकि कंपनी हमारी आगे चल पाए। मेरे पास 12 महीने सैलरी देने को पैसा अकाउंट में होना चाहिए पहले से। तो मेरे को 4,000 में ही सारा गेम करना है। उसको पढ़ाना भी है, वीडियो लेक्चर भी देना है, उसके डाउट भी सॉल्व करने हैं, उसके कमेंट्स भी देखने हैं, उसको टेस्ट भी देना है, टेस्ट का सोल्यूशन देना है, उसका होमवर्क भी देना है, होमवर्क सोल्यूशन सब मुझे 4,000 में मेंटेन करके रखना है और बेस्ट से बेस्ट टीचर देना है। तो यहाँ पे मुझे ऑटोमेशन की नीड है। तो यहाँ हमारी टेक टीम है, तो करीब 180 लोगों की टेक टीम हमारे यहाँ काम करती है। तो वो कुछ ऐसे ऑटोमेटेड प्रोसेस बनाते हैं जहाँ डाउट्स का रिप्लाई ऑटोमेशन पे आ जाए या पुरानी कुछ लर्निंग आ जाए, तो उससे हम लोग फ़ायदा लेते हैं। तो वहाँ उस जगह पे पूरा डाउट इंजन इन्होंने बना रखा है। तो डाउट इंजन के अंदर पूरा सेल्फ लर्निंग सिस्टम है, वो सिस्टम खुद से सीख रहा है और एआई के पूरे तरफ जा रहा है। तो वहाँ पे जो सेट ऑफ डाउट्स पूछे जाते हैं उनके आंसर्स आते हैं, फिर उन आंसर को लाइब्रेरी में ले जाते हैं, फिर लाइब्रेरी से मैच कराते हैं। तो कुछ कुछ जगह पे नीड है इसकी और वहाँ पे इसको लगाते हैं। पर भाई गुरु को रिप्लेस नहीं कर सकते आप एजुकेशन से, ये इम्पॉसिबल है। इंटीग्रल पार्ट, ये इंटीग्रल पार्ट है। इसको जितने लोग ने भी ट्राई, आप देखो ना, जितने लोग ने भी ट्राई किया कि आप गुरुओं को हटा देते हैं, कुछ वीडियो लेक्चर ले आते हैं, कुछ एनिमेशन ले आते हैं, बट टीचर उसमें से गायब करते हैं। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ जिसमें से लंबे दौर तक नहीं चलता। टीचर जिसमें से गायब होगा वो प्रोडक्ट नहीं चलने वाला कभी भी। तो मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि टीचर को बीच में लेके आओ भाई, वही पढ़ाएगा। ठीक है। आपके जो मतलब प्राइस रेंज है 2000 से चालू हो जाता है मेरे हिसाब से, 2000 800 400 800 सबसे शुरू मैं है। अग्निवीर की बात करूं तो 199 में आपका अग्निवीर का है। हाँ अच्छा, एसएससी वाला बैच। हाँ हाँ अरे हाँ सही कहा आपने, याद दिलाया, डिफेंस वाला सही याद दिलाया आपने। नहीं एसएससी के बैच भी तो इस बार 199 के थे। अच्छा एसएससी की मैं भूल गया था। और सीडीएस तो आपने फ्री कर रखा है। फ्री तो बहुत कुछ है सर, फ्री की तो बात, फिर फ्री पे तो 45 यूट्यूब चैनल है। अच्छा। तो वहाँ पे कम से कम मेरे ख्याल से 50 से ऊपर बैचेस चलते होंगे जो फ्री बैचेस हैं। तो वहाँ फ्री में पहले मैंने फ्री पढ़ाता था ना। 2016 से लेके 20 तक मैंने यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया। तो जब ऐप लॉन्च हुआ तो उसके बाद भी फ्री को हम लोग ने और बढ़ाया। 2016 से आपने फ्री पढ़ाना शुरू किया 2020 तक। 20 तक। उससे पहले आप जॉब करते थे। वो कैसा दौर था, वो उसके बारे में अगर बताएं। अलग पांडे क्या वहीं पे तैयार हुए? हाँ फिजिक्स वाला वहीं तैयार हुआ। फिजिक्स वाला तैयार हुआ है। थोड़ा सा रेपिटेशन लगेगा आपको, आप कई जगह बता चुके होंगे लेकिन फिर भी ठीक है। हाँ तो फिजिक्स वाला तो वहीं स्टार्ट हुआ है। फिजिक्स वाला तो एक ऑफलाइन कोचिंग खोली थी। तो फिजिक्स वाला WALA वाला, फिजिक्स WALA वाला था तब। तो वो फिजिक्स वाला एक्चुअल में क्या है ना, फिजिक्स वाला ना कोई कोचिंग है ना, फिजिक्स वाला एक कैरेक्टर डिजाइन किया था मैंने सबसे पहले। तो एक कैरेक्टर था, उसके ऐसे ऐसे मुंह बनाया था और उसके ऊपर मीम बनाते थे हम, फिजिक्स के क्वेश्चंस के साथ मीम, जोक के साथ मीम। फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन का एक कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रिएक्शन का, तो उसका मैंने बनाया था। वर्टिकल सर्किल का कॉन्सेप्ट होता है, अब थोड़ा सा मैं डीप में जा रहा हूँ। तो उसमें ऐसे माउंटेन बनाया था, उसमें एक साइकिल पे चल रहे हैं, तो उसमें एक मोटा और मोटी है, तो फिजिक्स वाला और फिजिक्स वाली है, वो साइकिल से जा रहे हैं। तो पूछा था किस जगह पे उनको अपना वेट सबसे कम फील होगा। तो इस तरह से ये सब कॉन्सेप्ट शुरू किया था एक कमरे के अंदर। तो मैं खुद ही बनाता था चार्ट पेपर के ऊपर। आपने नौकरी कितने समय तक करी? मतलब ये उनके लिए जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, नौकरी पहले करते हैं, उसके बाद वो खुद को लॉन्च करते हैं। क्या आपने कुछ कैपिटल रेज किया या नहीं? या मैं आज भी नौकरी कर एम्प्लॉय कोड 19 है मेरा फिजिक्स वाला में। ये अंडरलाइन करना पड़ेगा इसको। ठीक है, एम्प्लॉय तो हर मालिक भी अपने आप को एक सैलरी पे रखता ही है। सब एम्प्लॉय, मालिक तो मालिक ही है ना। मालिक तो ऊपर है सर, आगे कोई मालिक नहीं है। नो डाउट अबाउट दैट। मतलब लेकिन फिर भी एक आप नौकरी कितने समय तक आपने करी? ठीक है, मैं जो आप पूछना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ। तो बेसिकली मतलब फ्रॉम बीइंग एन एम्प्लॉय टू एन एंटरप्रेन्योर। तो हाँ मैं बताता हूँ। तो सर सच्चाई तो यही, मैं कभी एम्प्लॉय नहीं रहा। अच्छा। तो मैं बताता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। शायद 1-2 महीने बीच में रहा हूँ कभी, मुझे तो नहीं याद है। तो कोचिंग ट्यूशन पढ़ाते थे। तो ट्यूशन में हम क्लास 9 से क्लास 8 से क्लास 8 से तो ट्यूशन पढ़ाने, 5वीं के बच्चों को, चौथी के बच्चों को, 5वीं को, 6ठे को, फिर 12th में तो 10 पढ़ा दिया था। ऑल सब्जेक्ट्स? हाँ नहीं, नॉट ऑल सब्जेक्ट। फिजिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते थे हमेशा से। 9वीं में तो आप साइंस? नहीं 4th को तो मैथ्स ही पढ़ाई है। तब तो और पढ़ाना पड़ता है, घर वाले ट्यूशन मिलते नहीं ना वहाँ। मैथ, साइंस, इंग्लिश भी रटवाओ उसको, सोशल भी रटवाओ, हिस्ट्री के सवाल पूछो। होम ट्यूशन के अंदर तो बहुत अत्याचार होता है। वहाँ से पढ़ाना चालू कर दिया। हाँ। फिर आपने कहा था कहीं पे 11वीं में जब मैं था, मैं 9वीं के बच्चों को पढ़ाता था। हाँ 11वीं में था तो मेरे को कोचिंग पढ़ाने को मिल गई थी। तो 9वीं के बच्चों को जाके मैंने पढ़ाया था एक कोचिंग के अंदर, 10-11 बच्चे थे। तो वहाँ झूठ बोल के इंट्रोड्यूस किया था कि मास्टर जी हैं। तो मैं भी थोड़ा मास्टर जी बन के पढ़ाया था एकदम।
तो अचीवर्स एकेडमी नाम था, इलाहाबाद में थी। अच्छा। तो वहाँ पढ़ाया था पहली बार। तो वो पहली बार था कि ट्यूशन पढ़ाया था। तो वहाँ खुद अब जैसे हाँ उसको आप कह सकते हो थोड़ी सी नौकरी है। फिर कॉलेज चले नहीं, गए। 11वीं में नौकरी किया। ठीक है। हाँ फिर कॉलेज चले गए। कॉलेज के बाद लौट के आए, तब एक जगह गया था, तो वहाँ 5,000 की नौकरी मिली थी। अच्छा। तो और 5,000 की नौकरी मिली थी। फिर उस टीचर ने पढ़ाने का चांस भी दिया। वो फिर इसका ही टीचर था, खुद भी ओनर। तो मैंने ज़्यादा अच्छा पढ़ा दिया, फिर निकाल दिया उसने मुझको। अच्छा, आपको निकाला क्योंकि भी बच्चे मेरे को डिमांड करने लग गए कि इससे पढ़ूंगा। मेरे को उन्होंने भेजा था एक बोरिंग सा टॉपिक पढ़ाने कि यार ये मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ये तू पढ़ा जो दे। वेब सीरीज में दिखाया गया कुछ वो कुछ हाँ वही है, वो जो उसमें एक फेमस टीचर थे जिसकी जगह आप गए। हाँ। और फिर आपने पढ़ाया। हाँ और फिर आप मेरे को ज्यादा निकाल चल दिया। गए। फिर मेरे को निकाल दिया, ये सच है पूरा। हाँ। टाटा बाय बाय। बस यही था, वो फेमस टीचर की ही कोचिंग थी। वही ओनर भी थे उस कोचिंग के। तो अच्छा, तो उसके बाद आप में ट्रांसफॉर्मेशन कुछ तो आया होगा कि भाई देखो अब मुझे अपना रास्ता खुद दिखाना है। एक होता है ना आदमी को एक वक्त में ना लात पड़ती है, वो मतलब टू बी ब्लंट, मतलब ऐसा होता है। उसके बाद आदमी कहता नहीं अब मैं देखूंगा। तब 5,000 की नौकरी थी, वहां से लात मार के निकाला। हम दूसरे जगह ढूंढे थे कहाँ 5,000 से मिलेगा। अभी घर का किराया देना है भाई, अगले महीने का बैंक का लोन देना है। तो उस समय तो यही था कि अब कहाँ नौकरी मिलेगी जहाँ फिर से 5,000 मिल जाए। तो फिर उसके बाद मुझे लगा यार कहीं भी जाएंगे तो ये सब चलेगा, तो अपना किया जाए। तो यहीं से अपना करना स्टार्ट। वहीं से आपने घर से पढ़ाना कि अपना नहीं, अब घर से नहीं, अपना किया जाए। तो अपना करने के लिए एक बड़े अच्छे सज्जन है, आमिर फारूकी नाम है। तो वो कंप्यूटर पढ़ाते थे। तो मैंने कहा कि सर फिजिक्स पढ़ा सकते हैं। तो मैंने कहा सर मैं पढ़ाना चाहता हूँ। क्या पढ़ाओगे? हमने कहा फिजिक्स। क्या ठीक है आओ जाओ साथ में करते हैं। तो उन्होंने अपना जगह दे दिया, तो पार्टनरशिप हो गई उनके साथ। तो फिर वहाँ फिजिक्स वाला वो भी वेब सीरीज में पार्टनरशिप वाला जो खेल है। बोर्ड लगा। नहीं, वो तो दूसरा, मतलब एंगल अलग ले गए। वो बहुत बढ़िया इंसान है। बहुत अच्छे इंसान है वो। मैंने वो वेब सीरीज में बताऊं, वो एक गाड़ी लेके आते हैं, मिठाई आपको खिलाते हैं, वो ऐसा कुछ। बहुत अच्छे इंसान है आमिर फारूकी। उन्होंने फंडिंग करी, मतलब काफी कुछ। फंडिंग क्या, हाँ मतलब कभी पैसे के मामले में हमेशा मेरे साथ क्लीन रहे और हमेशा मेरे को ब्लेसिंग्स दी। और मतलब वो क्या बोलते हैं, एकदम जो ऑनेस्ट मुस्लिम्स बोला जाता है। तो पैसे को लेके, मतलब मुझे याद है कोचिंग खत्म हो गई, हम लोग ऑनलाइन कर रहे थे। एक दिन उनका मेरे को सुबह कॉल आया कि अलग कल सपने में तुम आए थे और मुझे ये डर लग रहा था कि अगर भगवान ना करे, मतलब ना करे कभी मेरी यहीं पे अगर डेथ हो जाए तो मेरा तुम्हारा कोई पैसे का हिसाब तो नहीं रह गया। क्योंकि उनके यहाँ ईमान का बहुत चलता है ना कि मेरा कोई हिसाब तो नहीं रह गया पैसे का। तो मैंने कहा सर अब हम लोगों ने लास्ट में हिसाब भी नहीं किया था। मैंने कहा सर अब कौन हिसाब करेगा? क्या तुम एक बार अपने मुंह से ये बोल दो कि हमारा आपका हिसाब हो गया है और अगर मेरे आपके ऊपर मेरे कुछ पैसे हैं तो माफ है। तो मैंने कहा हाँ सर। क्या हाँ सर नहीं बोलो। अच्छा। तो फोन पे मैंने उनसे बोला कि सर अगर आपके ऊपर कोई पैसा रह गया तो माफ है और मेरे ऊपर कोई पैसा रह गया तो माफ है। फिर तो इतने वो क्लीन इंसान है दिल के, मतलब वो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ टच में है, थोड़ा कम है ऑनेस्टली, पर है टच में। क्या कर रहे हैं वो? अभी भी वो अपनी कोचिंग चला रहे हैं। तो सक्सेसफुल है। हाँ सक्सेसफुल है, बढ़िया। आपने बोला नहीं आओ, फैमिली लाइफ में है वो। आपने बोला नहीं आओ फिर से पार्टनरशिप करते हैं सर मैं सपोर्ट कर देता हूं। उनका अपना काफी बिजनेस है, मैं कैसे बड़ा है उनको उनका भी। हाँ उनके कुछ प्रॉपर्टी के भी बिजनेस हैं साथ में। उनका कोचिंग का भी बिजनेस है और अपना वेल सेटल्ड फैमिली में है। तो अपनी इनफैक्ट बाइक भी दे रखी थी मुझको स्प्लेंडर चलाने को। मैं ऑटो से जाता था, दिक्कत में था। तो अपनी स्प्लेंडर बाइक, हमेशा कोचिंग में मेरा ध्यान देना, खाना देना मेरे को। तो काफ़ी अपने बेटे जैसा ट्रीट किया उनके। तो बहुत बड़े भी थे सर, काफ़ी बड़े हैं। तो इतने बड़े हैं कि मैं जब क्लास 10th में था तो मैंने उनसे ट्यूशन पढ़ा रखा है। तो काफ़ी मेरे भी टीचर है। बट ही वॉज रियली सपोर्टिव और मेरे को बहुत पुश किया कि जा भाई क्लास ले। एक लाइन उनसे बड़ी अच्छी सीखी थी। तो मैंने कहा कि सर मैं एक साल खूब अच्छे से केमिस्ट्री तैयार करूंगा, मैं केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। अच्छा। और अगले साल से केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई तू अभी क्लास जा, तभी तू पढ़ा पाएगा। जब तक सिर पे तलवार नहीं लटकती इंसान काम नहीं करता। तो उन्होंने कहा शाम को क्लास रहेगी तभी तू रात से बैठ के सुबह तक पूरा दिन भर पढ़ के आएगा तब पढ़ाएगा। और इतनी सही बात बोली थी, इतनी सही सी। आज हम साइड इसे बोलते हैं कि जब तक सर पे तलवार नहीं अटकती तब तक काम नहीं होता है। तो वो आपके एक तरीके से टीचर भी रह लिए। काफ़ी टीचर है, काफ़ी मेंटरशिप, काफ़ी हेल्प की और दोस्त भी हैं, बढ़िया इंसान है बहुत। और टच में है, बढ़िया है। हाँ। अच्छा, एक बार जब आप एक सक्सेसफुल हो जाते हैं, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, तो क्या मैं ही जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्या वो जो पुराने दोस्त हैं वो टच में हैं आपके सभी? वो इक्वेशन रहती है? हाँ सर, मैंने बहुत कम लोगों के टच में रहा। मैं बताता हूँ हुआ क्या। तो सर मैं 2000 चलिए मैं एक सवाल ही इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है, अगर ये कैटेगरी में कहीं फॉल करते हैं आप? अब बहुत से लोगों को लगता है कि मैं काफ़ी एक्सट्रोवर्ट हूँ, जो कि हो सकता हो मैं पिछले कुछ समय में जीवन में थोड़ा खुश हो गया इसलिए हुआ हुई हूँ। तो जब बुरा समय आता है हर इंसान इंट्रोवर्ट हो जाता है। तब तो सारे दरवाजे बंद करके इंसान अकेले में रोता है भाई बुरे समय में। आप भी रोए थे? सब रोते हैं, तो क्यों नहीं रोएंगे, सब रोते हैं। बुरे वक्त में तो हर कोई इंसान रोता है और स्ट्रेंथ देता है वो रोना। रोने से कम दिल हल्का हो जाता है। तो मैं तो बोलता हूँ रोने में कोई बुराई नहीं है। बुरा समय आए जी भर के रो, अच्छे से एकदम आंसू निकाल के चिल्ला के। मर्द को भी दर्द होता है?
ये उन बच्चों के लिए भी है, उन लोगों के लिए भी है, बिकॉज मैन आदमी बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं अपने काम, रोते नहीं है ना, कि मतलब सोचते हैं कि नहीं आदमी नहीं रोना चाहिए, लेकिन आपकी बात सुन के शायद उनको भी सर रोना चाहिए, दिल हल्का होता है, मजा आता है रोने में, ऐ करके रो एकदम चिल्ला के आंसू आंसू बहा के फिर मुंह धो लो, फिर उसके बाद शाम तक इंसान सोचता है कि मैं रोया था उस बात पे, अब कुछ करना है, तो उससे भी एक मोटिवेशन रहता है और निकल जाता है। आपके हिसाब से कमजोरी की निशानी भी नहीं है? कमजोरी की निशानी किस लिए सर? आपको ठोकर लगेगी, आपके खून निकलेगा, आपको दर्द नहीं होगा, तो ये फिजिकल पेन है, ऐसी मेंटल पेन होता है इंसान को, ये कोई कमजोरी, ये इमोशन है, ये इंसानियत है। आपने पेन की बात कही, थोड़ा इसको सीरियस कर लेते हैं हल्की सी। तो आप परिवार के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपके घर के हालात ठीक रहे? आपको उसका भी कोई दर्द रहा, कोई उसका मेंटल बर्डन आपको रहा? वेब सीरीज में कुछ कुछ देखा है, मैं आपसे धीरे धीरे पूछूंगा। आपकी माताजी का अच्छा सपोर्ट रहा, आपकी सिस्टर ने आपका बहुत सपोर्ट किया? बहुत, बहन का तो बहुत सपोर्ट। क्या मतलब एकदम आपको टाइट करके रखा जाता था कि ऐसे करना है? नहीं। आपसे कितनी बड़ी हैं? 2 साल बड़ी है मेरी दीदी। अच्छा, मेरे से, हाँ महज 2 साल बड़ी है, और हाइट में मेरे से 4 इंच छोटी। अच्छा लो, ये यहाँ पे ब्रदर सिस्टर वाला यहाँ पे ये आ गया। तो दीदी से तो बहुत लड़ाई होती थी बचपन में। तो हाँ, ये पैसे रुपया की तंगी तो घर पे थी बचपन से हम लोग के। तो जब हम पैदा हुए तो पापा तब तो नौकरी वोकरी करते थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, काम वाम करते थे। पर मेरे लिहाज से तो वो एक एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने बहुत हाथ पैर मारे, कोशिश की। एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने ट्राई की, गलत लोगों पे बहुत भरोसा किया, और बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेना, कहीं भी पैसा लगा देना, तो वो ट्रिकीनेस मिसिंग थी। बहुत ही वो बहुत सिंपल और एथिकल बहुत एथिकल आदमी है कि, और सब पे भरोसा करना कि हर इंसान सही है, और ये चीज़ हम लोग को बहुत सिखा भी दी। अच्छी बात है, आपने सीखा उनसे। पर दूसरी तरफ हमारी मम्मी थी, उन्होंने चालाकी भी सिखाई कि सब पे नहीं करना है। तो दोनों बैलेंस हो गया हम लोग के अंदर, हम लोग के खून में, हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड है, हम लोग दोनों सीख के आए हैं, हमारा मेरी बहन। तो आपका अटैचमेंट ज्यादा अपनी मदर की तरफ? दोनों से प्यार बहुत है, मम्मी से अटैचमेंट ज़्यादा है। अब तो पापा की भी एज हो गई, तो प्यार तो दोनों से बहुत है। वो एक उम्र होती है ना जो 19-20 साल की, उस टाइम घर वालों से लड़ाई बहुत होती रहती है, 18-19, तब दुश्मन लगते हैं एकदम, हाँ कि अरे यार ये क्या समझेंगे, इनको क्या पता है। तो पर जैसे जैसे एज होने लगती है, मम्मी पापा की एज होने लगती है, तब फिर आपको पता नहीं वापस से अटैचमेंट हो जाता है। तो हाँ, मम्मी से ज़्यादा बातें शेयर होती है एज कम्पेयर टू पापा। आज भी मम्मी से सब शेयर होता है, आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो, सब शेयर होता है मम्मी। और मम्मी हमारी बहुत कूल है, मम्मी ने अडॉप्ट किया खुद को, तो बहुत कूल जनरेशन की है। तो व्हाट्सएप पे उनके स्टेटस गाने आने लगते रहते हैं, एकदम बढ़िया से चलाती हैं। अरे बहुत चिल है वो। अभी तो मेरी शादी होने वाली थी, तो होने वाली है, हाँ तो हुई नहीं, अभी एंगेजमेंट हुई थी, शादी होने वाली थी। तो मम्मी को पापा ने, मेरी बुआ ने बोला कि रजत, तुम, रजत नाम है, कौन सी साड़ी पहनोगी? बोली हम पहनेंगे लहंगा और शरारा। तो वो है कूल, तो गजब कूल टाइप की लेडी है। पर हाँ, काफ़ी परेशानी रही बचपन से, और उस चीज़ ने काफ़ी मोटिवेट किया कि ये चीज़ वापस सही करनी है जीवन में। तो बस उसकी एक आग थी, और तो वही तो कोहिनूर तो तभी बनता है ना, हीरा भी तो तब के निकलता है, तो शायद आप वहीं से निकले हैं। हाँ, बहुत जरूरी है वो समय देखना। क्या अगर आपको एक अच्छी लाइफ मिल जाती बचपन में, तो आज फिजिक्स वाला होता या नहीं होता? होता सर, फिर भी होता सर, फिजिक्स वाला तो कुछ मतलब भी बिना होता। परेशानी, लाइफ बड़ी स्मूथ चली है, पापा बढ़िया से पैसे दे रहे हैं। अब ये स्टीरियोटाइपिंग है थोड़ी कि इंसान फिर भी लड़ाई झगड़ा। सर मैं जिंदा होता तो फिजिक्स वाला होता, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी कंडीशन होती, मैं गरीब होता, अमीर होता, मैं लड़का होता, मैं लड़की होता, मैं कुछ भी होता, फिजिक्स वाला होता। मतलब मुझे लगता है ये बना था ये चीज़, मतलब ये चीज़ डेस्टाइंड थी, क्योंकि ये इतने सर्कमस्टांसेस थे जहाँ ये चीज़ बंद हो सकती थी, ये चीज़ रुक सकती थी, पर ये नहीं रुकी। तो कुछ ना कुछ इसके पीछे ऐसी फोर्स थी जो ये करवा के रहती मुझसे। मतलब मैं कभी कॉलेज में गया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं वहाँ कंप्लीट कर लेता तो मेरी कहीं प्लेसमेंट हो जाती, मैं कहीं और चला जाता। मैं कॉलेज से आया, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहा था, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते अच्छी जब चलने लगी तब मैंने छोड़ दिया। मेरा दिमाग कितना सटक रहा है कि सब सही चल रहा है, घर के हालात सही हो गए, घर पे इन्वर्टर आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया, ये सब चीज़ें नहीं थे हमारे घर पे, इन्वर्टर आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया। इन्वर्टर इसलिए हमारे एक भैया एक बार बोल के गए थे, आए थे हमारे बुआ के लड़के, तो बोले यार घर पे तुम्हें लाइट नहीं रहती, अलग यार पैसा कमा रहे हो, इन्वर्टर कब लोगे? मैंने कहा सबसे पहली चीज़ तो फिर इन्वर्टर आ गया, वॉशिंग मशीन आ गई, इस तरह की चीज़ें आ गई। पर उसके बाद हमने कहा नहीं, ऑफलाइन छोड़ के हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ये रिस्क ले लिया, फिर ऑनलाइन हम यूट्यूब पे आके पढ़ाने लग गए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हुई जो एक अलग फोर्सेस से थी कि बढ़िया अच्छे कॉलेज में गए थे, सरकारी कॉलेज में, वो छोड़ दिया, अच्छी कोचिंग चल रही है वो छोड़ दिया। तो फिजिक्स वाला तो मुझे लगता है किसी भी कंडीशन में होता बनता। पर हाँ, जो आप बोल रहे हो कि अंधेरा तो जरूरी होता है, मतलब अंधेरा देखने से ना बहुत बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन मिलता है, बहुत बहुत हिम्मत मिलती है, क्योंकि वो आपका सबसे बुरा समय है। आज मुझसे कोई पूछता है ना कि अगर ये नहीं चला तो क्या होगा, ये नहीं चला तो क्या होगा, तो मैंने कहा भाई मैं शून्य देख के बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वहाँ तक जी लूंगा जिंदगी अपनी, मैं वापस लड़के वापस आ जाऊंगा यहीं तक। ये भी मेरा एक सवाल था, लेकिन आपने उसका जवाब दे दिया। अगर मैं बोलूँ ऐसा कभी ना हो, मतलब आपको
एक पॉइंट आए कि नहीं अब ये आपसे मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए कि आपका पूरा मैं ले लेता हूँ और आपको अकेला छोड़ देता हूँ, आप दोबारा से बना लेंगे इसको फ्रॉम द स्क्रैच? वट एवर यू हैव मेड टिल नाउ, जो भी आपने बनाया है फ्रॉम द स्क्रैच दोबारा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं सर, मैंने ही पिछली बार बनाया है, मैं ये अगली बार बना दूंगा। नहीं सोचा था लेगा कौन, इतनी देर में सोच रहा था नहीं, कि ये है कौन जो लेगा, दिमाग में चल रहा था कि वो इंसान को पता करूं कौन है जो लेना चाह रहा है। सीरियसली ले वही एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था कि भाई अगर ऐसा होता है तो क्या अभी भी वो आग है, वो जज्बा अभी भी कायम है, वो हेलो बच्चों अभी भी है जोर से एकदम कि भाई नहीं? बना देंगे, हो सकता हो समय थोड़ा ज्यादा लगे, बिल्कुल हो सकता है कि कंफर्ट जोन में आप आए हैं कि नहीं? नहीं आए, यही तो अच्छी बात है ना, वापस बना सकते हैं। कंफर्ट जोन में नहीं आए सर, आज भी हम लोग की जिंदगी वैसे ही चल रही है। क्या कंफर्ट जोन से आपको डर लगता है? कंफर्ट जोन क्योंकि से मुझे थोड़ा सा, देखो साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, कहीं डर तो नहीं है कि लग्जरी में मैं खो जाऊं, आराम परस्त हो जाऊं, तो ये सब मैं शायद। सही बात है, साइकोलॉजी आप सही बता रहे हो। हाँ मुझे ये चीज़ लगती है कि जिस दिन मैं मम्मी को भी बोलता हूँ कि जिस दिन हम लोग लाइफ एंजॉय बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट कर दूंगा मैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, आप लोग करो, मैं अपना बता रहा हूँ, करनी चाहिए लाइफ एंजॉय। मुझे लगता है ना कि मैं जब ज़्यादा कोई चीज़, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करता अपना, मेरे घर पे बर्थडे का केक आ जाता है ना, अगर कोई केक ला देता है तो मैं चिढ़ जाता हूँ रात में, फिर अपना दरवाजा लॉक कर लूंगा अभी भी? हाँ, फिर मैं 12 बजे निकलूंगा नहीं बाहर बर्थडे मनाने, मेरे को चिढ़ लगती है कि क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, सेलिब्रेट नहीं करो। तो कुछ भी चीज़ होती है घर वाले बोलते हैं ना इसको सेलिब्रेट करें, तो हम नहीं कहते सेलिब्रेट। मेरे को पता नहीं क्या डर लगता है कि सेलिब्रेट करने से वो चीज़ चली जाएगी, मुझे ये खौफ होता है कि कोई चीज़ अगर मैं सेलिब्रेट करूंगा तो वो चीज़ चली जाएगी। तो बर्थडे सेलिब्रेशन मुझे लगता है यार ये सब मत करो यार, कुछ अच्छा नहीं लगता मेरे को बर्थडे सेलिब्रेशन। गरीबी, खराब हालत आप देख रहे हो, मैं आपको बताता हूँ क्या कारण है। आप दरी बिछा के बाहर छत पे सोते हो क्योंकि अंदर आपके घर में कूलर नहीं है, ठीक है, किराए के घर में, तो आप परेशान हो। उस हालात में आपके दोस्तों का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है, रेस्टोरेंट्स में उनके घर पे बलून लगे हैं और उसमें चमकीला चमकीला निकल रहा है, वो सब मेरे लिए ख्वाब है, ठीक है, वहाँ टॉफ़ीज़ मिल रही, चॉकलेट मिल रही है, अच्छा खाना। उस कंडीशन में मेरे माँ बाप भी कोशिश करते थे कि मैच कर देते हैं इसको, तो हम भी बर्थडे सेलिब्रेट कर दें घर पे बच्चे का। तो उस कंडीशन में घर पे केक लेके आ रहे हैं, अब आपको दिख रहा है यार वो केक जो दिख रहा है बहुत सस्ता सा, बहुत गंदा सा केक है, घर पे खाना भी नहीं बना है, लोगों को आप चाउमीन खिला के वापस भेज रहे हो। तो मम्मी पापा तो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसको फील ना होने दूं, पर मुझे अंदर अंदर चुप रहा है कि यार ये तो बस बड़ा खराब, सारे दोस्त आएंगे, कैसा फील करूंगा मैं सबके सामने, कैसा लगेगा मुझको। तो मैं बड़ा भागता था इस चीज़ से कि यार बर्थडे मत सेलिब्रेट करूँगा, और वो खौफ चलता गया। वो स्टार्ट हुआ 8, 9, 10, 11, तो फिर मेरे दिमाग में बैठ गया बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत बहुत खराब चीज़ है बर्थडे सेलिब्रेशन, और मैं अभी भी नहीं करता बर्थडे सेलिब्रेशन। और इत्तेफाक से दिन भी इतना अच्छा है, 2 अक्टूबर की सब बंद रहता है, तो मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता। तो आज भी बर्थडे सेलिब्रेशन मुझे बहुत डर लगता है। तो जो आपने बोला कि हाँ लग्जरी, वही है मेरे लिए वो बर्थडे पे जो केक आता है रात को 12 बजे कटता है, वो जो पॉम्प ऐसे बजा देते हैं लोग, मेरे लिए वो सब लग्जरी है। मेरे को वो देख के बहुत डर लगता है कि आई लूज इट वेरी सून अगर मैंने ये सब कर दिया तो। ये हमारी प्रार्थना है कभी ना आपसे छीना जाए। तो अगर आप ये सोच रखेंगे तो आपकी पूरी इंडस्ट्री के लिए भी आपने ये सोच तो नहीं रखते फिजिक्स वाला के लिए? क्या नहीं, ऑफिस में तो खूब सेलिब्रेशन होता है, ऑफिस कल्चर इज वेरी कूल। आप तो अवॉइड कर रहे हैं ना, बट आप बच रहे हैं उससे। ऑफिस सेलिब्रेशन में तो फिर भी मैं रहता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी फाउंडेशन की एक सेमिनार थी स्ट्रेस मैनेजमेंट करके, क्लास 9, 10 की, तो वहाँ मैं जाके मैंने बताया कि कैसे यूट्यूब चैनल ग्रो होगा, टीचर कितना इंपॉर्टेंट है। फिर वहाँ जैसी पार्टी स्टार्ट हुई मैं चला आया जैसे ही वहाँ पे पार्टी गाना स्टार्ट होने का, नहीं यार ये मेरे को नहीं अच्छा लगता है, तो कभी कभी कर लेते हैं, पर लग्जरी से मुझे डर लगता है कि, और लग्जरी से ये भी चीज़ है ना, जैसे ही आप लग्जरी की तरफ जाते हो वैसे ही आप जमीन से दूर होने लगते हो। फिर आपको पता चलना बंद हो जाता है कि नीचे क्या हो रहा है, आपके बच्चों की क्या हालत है, एक्चुअल में बैच में कैसा पढ़ा रहे हैं, भारत के बच्चों की क्या ज़रूरत है। तो अभी तो जैसे हम लोग आज भी काम करते हैं तो उन बच्चों के लिए करते हैं जो किसी तरह से मुश्किल से 3-4 हज़ार का बैच खरीद लेते हैं, है ना। कोई इंसान सिलाई कढ़ाई करके अपना पैसा, एक गाँव से बच्चा आता है सिलाई कढ़ाई करता है और 3-4 हज़ार के बैच खरीदता है और इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो जाता है। ये बड़े प्राउड की बात है। पर अब मैं देख रहा हूँ उन बच्चों को जो स्लम्स में रहते हैं, उनके बारे में तो कोई नहीं सोच रहा। तो मेरे को लगता है कि और ग्राउंड पे उतरो और उस लेवल पे जाओ। मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर आपको कभी ये लगता है ना कि आपके पास कम पैसा है, कम लग्जरी है, तो एक बार आप सरकारी अस्पताल में जाके देखो, आपको समझ में आएगा लोग किस कंडीशन में रहते हैं। तो वहाँ जुड़े रहना बहुत जरूरी है काम करने के लिए। आप पैसा नहीं कमाना चाहते? क्यों नहीं चाहते सर, चाहते हैं, बिल्कुल चाहते तो हैं। आपके प्राइस पॉइंट को देख के तो ऐसा लगता है कि आप नहीं कमाना चाहते, बहुत बहुत सस्ता दे रहे हैं आप सर प्राइस, या फिर वो मैग्नीट्यूड में उसको जो इतना बड़ा है, विशाल का है, उससे आप सोच रहे हैं कि मैं हम कमाएंगे, सस्टेन करते रहेंगे, चलता रहेगा और बस सस्ता करते जाएंगे, आप इससे और गिराते जाएंगे प्राइस पॉइंट को। हाँ ये तो है, बैच प्राइसेस तो गिराते जाएंगे हम लोग जितनी हो सके, या तो टिकी रहेगी या तो गिरती रहेगी, यहाँ से तो उठने फिर वाली बाकी इंडस्ट्री खराब हो सकती है। तो वो भी गिराएं, उनकी मर्जी है, वो भी कम कर लें पैसा, मना किसने किया है, करे सब लोग कम पैसा करें। जो चीज़ का जो सही कॉस्ट है वो लगना चाहिए ना।
आप ये कह रहे हो कि 80,000 में ही इंजीनियर बनेगा, तो फिर ये गलत बात है ना कि 80,000 में ही तो बाहर 80,000 ले रहे हैं और आप 3-4 हज़ार में पढ़ा रहे हैं साल भर। हाँ, तो यूपीएससी की फीस 1.5 लाख होती है, हम लोग 7,000 रुपये लेते हैं। अब आपको लगता है तो आप भी कर लो ना सस्ता। तो क्या दिक्कत है? आपने एजुकेशन में कोई ऐसा पार्ट छोड़ा नहीं, मैं देख रहा हूँ क्लास 6 से आप स्टार्ट कर चुके हैं। हाँ, अभी तो और पार्ट कर रहे हैं। तो अब मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ आप बचपन से ही बच्चे को तैयार कर रहे हैं कि आपका एक डेस्टिनेशन है फिजिक्स वाला। नहीं नहीं, एक डेस्टिनेशन फिजिक्स वाला नहीं है, यूपीएससी वाला, एमबीए वाला, एसएससी वाला, बैंकिंग वाला और भी हो सकती है। तो शुरुआत में छठी के बच्चे के लिए आपने कहा? नहीं, छठी के बच्चे के लिए तो हाँ, मतलब हमने एक बस आप ये समझ लो कि जहाँ बच्चा है और जहाँ पढ़ाई है वहाँ फिजिक्स वाला पहुंचेगा। अब उसको बियॉन्ड कोई सवाल नहीं है। अगर आप कल को कहते हो कि मैं फर्स्ट क्लास में हूँ तो मैं फर्स्ट क्लास में, नर्सरी में तो नर्सरी में रहूंगा मैं। आप उससे नीचे भी पढ़ाएंगे क्लास 1 2? हाँ, जाएंगे ना, जहाँ बच्चा है जहाँ पढ़ाई है वहाँ मैं जाऊँगा। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है स्कूल में चला जाऊँ, हो सकता है मैं यूनिवर्सिटी में चला जाऊँ, मैं हायर स्टडीज़ में चला जाऊँ। हम लोग हर जगह जहाँ बच्चा है जहाँ पढ़ाई वहाँ हम लोग जाएंगे। वहाँ हम लोग कोई लिमिट, हम लोग से कई बार इन्वेस्टर सर्कल में भी लोग पूछते हैं, कई एंटरप्रेन्योर्स भी पूछते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग केच, यू डू आईटी जेईई नीट। हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स। हाँ, हम लोग बोलते हैं जहाँ बच्चा पढ़ रहा है वहाँ हम जाएंगे। भारत का बच्चा जहाँ पढ़ रहा है वहाँ हम जाएंगे। भारत का बच्चा भारत में पढ़ रहा है, किसी कोने में पढ़ रहा है, साउथ में पढ़ रहा है। भारत का बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो बाहर भी जाएंगे। भारत का बच्चा कहीं नेपाल पढ़ रहा है वहाँ भी जाएंगे। जहाँ भारत का बच्चा पढ़ाई कर रहा है वहाँ पीडब्ल्यू होगा। ये है विजन। अभी भी आप लोग प्रॉफिट मेकिंग है? बेहतरीन, यस। अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं अगर कंपेयर करें बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स से? कॉन्फिडेंस का मुझको पता नहीं, तो कंपेयर क्या करेंगे? प्रॉफिट कोई कमा नहीं रहा तो कंपेयर तो हो नहीं सकता। वो लोग कमा ही नहीं रहे मतलब। सो देयर इज नो एडटेक एस्टैब्लिश्ड एडटेक यूनिकॉर्न, जो कोई भी एडटेक यूनिकॉर्न तो एडटेक में कोई नहीं है जो प्रॉफिटेबल हो। तो हम ही लोग अकेले हैं जो सरकार को टैक्स दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट शुड कंसिडर दिस नाउ कि हम लोग आज तक टैक्स दे रहे हैं, तो कुछ तो उसका कंसिडरेशन रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके साथ साथ हम लोग फ्री भी बच्चा सबसे ज्यादा पढ़ाते हैं टैक्स देने के बाद। ठीक है, आप पढ़ाते हैं और आप बहुत सस्ते में पढ़ाते हैं। आप सोशल सर्विस के तौर पर कह सकता हूँ, हाँ, आप रेवोल्यूशनरी हैं। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। सोशल सर्वेंट हैं, आप कर रहे हैं, मदद करते हाँ, रहे। तो हम लोग बोलते तो हैं कि हम लोग सोशल पेनोर हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं है। ऑफिस में चलता है ये कि सोशल पेनोर है, हम लोग एंटरप्रेन्योर नहीं है। तो ये सब बातें ऑफिस में चलती रहती है। और इसके साथ साथ हम लोग CSR एक्टिविटी भी करते हैं, स्कूलों के अंदर भी बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। सब कुछ तो कर रहे हैं। गवर्नमेंट शुड, ये सवाल थोड़ा आपका गवर्नमेंट सरकार को टैक्स हटा देना चाहिए हम लोग से। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आप ठीक है, जस्ट किडिंग। हाँ ठीक है, ये किडिंग वाली बात। सरकार की बात आपने करी, आपने कहा कि आप टैक्स दे रहे हैं, इकलौते आप हैं टैक्स देने वाले। और भी कंपनीज हैं वो लगी हुई हैं, प्रॉफिट मेकिंग सब नहीं है। क्या स्टार्टअप इकोसिस्टम जो आया 2014 के बाद, अगर हम बात करें, एक सपोर्ट आपको भी इसी से मिला? इससे कुछ ये जो एक एनवायरनमेंट जो पूरे देश में, और यूनिकॉर्न की जब बात आती है, क्या इसका फायदा आपने देखा? क्योंकि आप तो एक यूनिकॉर्न कंपनी है ना सर। अभी बने ना यूनिकॉर्न, 8 महीना हुआ। 2014 में तो हम, नहीं ठीक है, पर एक इकोसिस्टम तो आपको देश में मिला, आप मानते हैं ऐसा कुछ होता है? जो करना चाहो कर सकते हो, इतना सपोर्ट है। सोसाइटी चेंज हो रही है, बच्चे चेंज हो रहे हैं, रेवोल्यूशन आ रहा है। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ, मैं आपके ऑफिस आया था, मुझे इनवाइट किया था उन्होंने, और मैंने देखा काफी युवा हैं। मीडियम एवरेज एज कुछ बताएंगे? एवरेज एज हम लोग की 24 थी। आज से 8-10 महीने पहले एवरेज एज 24 चलती थी। अच्छा। फिर हम लोग ने ऑफलाइन सेंटर खोले तो उसमें कुछ सीनियर टीचर्स आ गए, अब एवरेज 26 हो गई उस चक्कर में। बट स्टिल 26 इज द एवरेज एज। वो बहुत कम है, बहुत कम है। तो और टीचर्स को हटा दें तो एवरेज एज अपनी 21-22 आ जाएगी वापस। आपका क्या टारगेट ही है कि मुझे युवा ही रखना है? हाँ, मोर और लेस, यस। तो फिर जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या उन्हें जाना पड़ेगा? नहीं, मतलब अभी पता नहीं, युवा का ये एनर्जी रहती है ना यार, मजा आता है। देखो हम लोग PW में एक चीज बोलते हैं कि वी ऑलवेज कंसिडर स्किल ओवर डिग्री। तो हमें डिग्री नहीं चाहिए, हमें स्किल चाहिए। फिर अगर स्किल नहीं है तो वी ऑलवेज प्रिफर इंटेंट ओवर स्किल। अब युवा के अंदर इंटेंट होता है काम करने का। बताओ सर, कहाँ दीवार में छेद करना है, कौन सी दीवार है, क्या तोड़ के लाना है, कौन सी ट्रेन रोकनी, मैं रोक दूंगा सर। तो वो अलग एनर्जी पे होते हैं ना। उनको रात को 10 बजे बोलो ये काम करना है, हाँ सर फोड़ आएंगे सर दीवार, कौन सी दीवार है, तोड़ देंगे। अभी आप किसी प्रोफेशनल को बोलो कि रात के 10 बजे तो सॉरी दिस आई विल मैसेज यू टुमारो मॉर्निंग 10 AM, तो वो कल्चर हम लोग चाहते नहीं थे। तो इस चक्कर में कुछ यंग बच्चे ज़्यादा हम लोग की तरफ अट्रैक्ट हुए और आए भी हम लोग के पास, और बेस्ट फिट भी है हमारी कंपनी में। एंड दे कम विथ लॉट ऑफ आइडियाज एंड दे आर ओके विद गेटिंग फेल्ड ऑल्सो, और मतलब एंथुसियास्टिक होते हैं यंग बच्चे। आपका माइंडसेट के हिसाब से वो है, मतलब
आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है उनकी। हाँ, एंड दे नो द फ्लेवर कि व्हाट वी आर डूइंग, दे नो व्हाट वी आर डूइंग, है ना। सो दे आर नॉट, ये भी कई बार यंग बच्चे, मैं ये भी बोलता हूँ कि हम लोग को, मैं एकदम सिंपली बताऊंगा कि कॉस्टिंग भी अच्छी मिल जाती है ना उनकी वजह से। हम लोग को उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा नहीं होती और काम हम लोग को करवा लेते हैं जो हमें करवाना है। मैं किसी IIT के बंदे को लाके 12-15 लाख का पैकेज दूँ और मैं किसी नॉन IIT किसी यंग बंदे को लाके एकदम, अगर मैं मान लो आप IITN किसी मैकेंजी गूगल के बंदे को लाऊं मैं 30-35 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ की सैलरी दूँ, उतने में मेरे 20 बंदे आ जाएंगे यार। 10 बंदे तो आ जाएंगे मेरे, और वो एकदम यंग फोर्स वाले जो मेरे से सवाल नहीं करेंगे, तो ये कंटिन्यू रहेगा, जो विजन को फॉलो करेंगे। अच्छा, यंग बच्चे ये भी है, वो समझ भी रहे हैं कि PW क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। इंडस्ट्री के लोग समझते नहीं है। इंडस्ट्री के लोग पता है हम लोग पास कब आना स्टार्ट हुए, यूनिकॉर्न न्यूज के बाद, जब उन्हें देखा अच्छा ये यूनिकॉर्न बन गया है, तैयार है, अब हम जा सकते हैं, स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है मेरे लिए। अच्छा। अब मेरे लिए ये सूटेबल जगह है। उन्हें नहीं पता कि स्टेबिलिटी लाने के चक्कर में क्या क्या आपने मेहनत करी। उनको ये नहीं पता है कि यूनिकॉर्न तो सिर्फ आपने एक ठप्पा लगाया ना, उसके पहले भी तो PW वही कर रहा था, आज भी वही कर रहा है। अब आपने कहा कि 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन है, कैसे एक बार यूनिकॉर्न हो गए तो वैल्यूएशन है, कब 8 महीने पहले। आज हमारी वैल्यूएशन पता नहीं कितनी हो, क्या पता कितनी ज्यादा हो गई, क्या पता कम हो गई हो। नहीं, जैसे ही ठप्पा लगेगा एक बार, फिर से अब सब लोग कहेंगे अरे PW ने क्या कर दिया, क्या मचा दिया। तो यंग बच्चों के साथ है ना, उनको ये सब वैल्यूएशन से फर्क नहीं पड़ता। उनको दिखता है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उनको दिखता है PW इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, मैं इसके साथ जुड़ूंगा, मैं भी इंपैक्ट क्रिएट करूंगा, मैं ग्राउंड पे जाके काम करूंगा, बच्चों में मजा आएगा, हम लोग सिस्टम बदल देंगे। उनके अंदर क्रांति होती है ना कि लाल झंडा लेके क्रांतिकारी बनेंगे, सिस्टम बदलेंगे, हम लोग कुछ करके दिखाएंगे भारत के एजुकेशन सिस्टम पे, पूरे ग्लोब पे भारत का नक्शा दिखेगा एजुकेशन में। वो सारी चीजें समझते हैं। और आप किसी सीनियर लोग को ये सारी चीजें बताओ पूरी, फिर लास्ट में बोलेंगे अच्छा पैकेज कितना होगा, तो वो अभी भी वहीं अटके रह जाते हैं। तो ये एक रीजन है। उनकी भी मजबूरियां हैं। हाँ, सोच की मजबूरी है, समझ की मजबूरी है, अच्छा। और कुछ नहीं। अच्छा अलग जी, एक तो पैसे की बात बार बार मैं कर रहा हूँ, गलत भी हो सकती है लेकिन ठीक है। आपको जहाँ तक मुझे समझ है, या फिर वेब सीरीज से जो मैंने समझ लिया है, 7.5 लाख रुपए, फिर 75 लाख रुपए, फिर 7.5 करोड़ रुपए, फिर 75 करोड़ रुपए, क्या ये कुछ ऐसा ही सिलसिला था जो चला आया, ऐसा शुरुआत हुई थी? आपको कैसे कैसे अप्रोच किया गया? नहीं, सबसे पहले 500 रुपये। तो 500 रुपये, ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज, 500 रुपये सबसे पहला ऑफर होता है। अच्छा। और 500 रुपये में आपको 30 सेकंड का एक वीडियो करना है, जिसमें आपको बोलना है कि ये वेबसाइट है, इस पर आप जाके पढ़ सकते हो, टी शर्ट पहन के उनकी। अच्छा। और ये हर वीडियो फेमस थे? बहुत कम, अच्छा। ठीक ठीक, मतलब अच्छा। फेमस क्या ऐसी, मतलब 20-30-40-50 हज़ार लोग जानते हैं, 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर्स पे। तो उन्होंने बोला कि 500 रुपये लो और वीडियो की शुरुआत में 30 सेकंड टी शर्ट पहन के बोल दो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ लें, उसके बाद जो पढ़ाना पढ़ाओ अपना, हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है। तो मुझे बहुत सही लगा था ऑफर। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा दिन में 3 वीडियो बनाऊंगा, 1500 मल्टीप्लाइड बाई 30, 45,000 रुपये महीने की इनकम। तब यूट्यूब पैसा नहीं आता था, कोचिंग भी छोड़ी हुई थी, हमें लगा ये तो पैसा कमाने का सही तरीका है यार, पर किया। मोनेटाइजेशन जब हुआ, मतलब मैं इतना YouTube को ज्यादा मैं खुद यूज नहीं करता। हाँ। मेरा तो खैर मोनेटाइज कब होगा। 10,000 का चेक आया था क्या? सही में 8,000 8,000 रुपए आए थे। चेक क्या, वो तो अकाउंट में आता है बड़ी मुश्किल से। उसमें उन्होंने वेब सीरीज में बहुत चीज को धमाकेदार बनाया हुआ है। हाँ, बड़ा उसका भी YouTube से चेक आया था। चेक कहाँ आता है यूट्यूब से कभी? वो बड़ा होता है, वो अकाउंट वेरीफाई कराओ, फिर उसमें कौन सा कोड, स्विस कोड या क्या, कौन सा कोड लगता है, वो कोड लगता है, और फिर उसके बाद पैसा आएगा, फिर उसके फीमा फॉर्म होता है, भरो। बड़ी मुश्किल से 8,000 रुपये मिलता है। और खुश हुए थे घर वाले देख के, या फिर कहा था क्या है? हम बहुत खुश थे। अच्छा। हमने दीदी को बोला, दी, हमने कहा दीदी आ गया यूट्यूब से पैसा 8,000 रुपये। कहती है 1 साल बाद 8,000। माता जी पिताजी का क्या रिएक्शन था? मम्मी खुश थी कि चलो यूट्यूब से पहली बार पैसा आया, शुरुआत हो गई है। मम्मी हमेशा होपफुल होती है, वो वहाँ विजनरी वो देख लेती है। उन्होंने कहा पैसा आ गया, पहली बार हो जाएगा। पापा तो बोले 8,000 रुपये आए, क्या करोगे 8,000 का? अब 8,000 करोड़ हो गया। ये देखिए 8,000 से 8,000 करोड़ तक आप पहुंच गए। पहुंच तो गए। हाँ, नहीं आप डाउट क्यों कर रहे हैं, आप पहुंच गए हैं, ठीक है। अब जैसे एक नाम बार बार आता है प्रतीक जी का, अब तो को-फाउंडर हैं, को-फाउंडर महेश्वरी जी। हाँ। वो जिस तरीके से चित्रण उनका वहां पर किया गया है, उस तरीके के किरदार वो है? काफी हद तक मैंने देखी नहीं है पूरी वेब सीरीज, इसलिए मैं एकदम एग्जैक्टली नहीं जान रहा हूँ। अपनी वेब सीरीज फर्स्ट एपिसोड देखा है, उसके बाद नहीं देखा है हमने। 6 उसमें। हाँ, पहला एपिसोड मुझे अच्छा लगा, फिर मैं रुक गया क्योंकि मैं बाकी देख लेता। हाँ, तो शायद पता नहीं, मैं देखा नहीं। वही आपको वो सेलिब्रेशन वाला पॉइंट तो नहीं आ गया इसमें भी? हो सकता है, पता नहीं, देखा नहीं मैंने अभी तक। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि वो आए आपसे मिलने। नहीं, मैं शॉर्ट में उनको देखा है, तो वैसे नहीं दिखते हैं वो। प्रतीक भाई बहुत खुश थे, कहे मुझे अच्छा दिखा दिया सर। मेरे लिंक्डइन पे ना मैसेज आ रहे हैं लड़कियों के। अच्छा। मैंने कहा भाभी को बताऊं क्या? हाँ, ये बता देना चाहिए।
ऐप डेवलप करने में उन्हीं का, हाँ ऐप उन्होंने बना रखा है। वहां पे तो उनको ऐसा दिखा दिया कि वो ऐप डेवलपिंग कंपनी थी उनकी। ये सही है। वही थी सच। तो एक कंपनी है पेन पेंसिल नाम करके, पेन पेंसिल, yes। उसके वो फाउंडर है। तो अभी भी सेम बिल्डिंग में है? हम प्रतीक भाई, हाँ, मतलब पेन पेंसिल जो है वो सेम पार्ट है, वो आपकी कंपनी के अंदर ही है। हाँ तो ये बता रहा हूँ। तो जब पीडब्ल्यू बनने लगा तो एक टाइम पे हम प्रतीक भाई कंफ्यूज थे पेन पेंसिल को कैसे आगे ग्रो करना है। तो प्रतीक भाई ने कहा अब यहाँ से हम जो भी करेंगे हम दोनों साथ ही करेंगे भाई। ठीक है। तो हमने कहा पेन पेंसिल को पार्ट ऑफ पीडब्ल्यू बना लेते हैं। तो फिर पेन पेंसिल इज अ सब्सिडरी ऑफ पीडब्ल्यू। आज भी दो बाकी टीचर्स के हम लोग ऐप वगैरह वहाँ से बनाते हैं। ठीक है। तो एक और पॉइंट की, पहला जब आपका आप तैयार नहीं थे उसको मोनेटाइज करने के लिए कि भाई बच्चों से पैसा नहीं लूंगा, सच? हाँ सच है। उन्होंने कहा नहीं आपको लेना पड़ेगा, सच है? एग्जैक्टली ऐसे नहीं है। तो मतलब वो इसके बाद बोलते थे कि एक बैच और लॉन्च कर देते हैं, इसके बाद एक जेई का बैच भी कर लेते हैं। बच्चे बोल रहे हैं तो वो बहुत तेज करना चाह रहे थे तो, और मैं बहुत धीमे। जब आप नोट्स बेचने की बात आई थी नोट्स नहीं आपने था 50 रुपए का कुछ रखा था, बहुत ही कम। ठीक है मैं बताता हूँ। तो एक यकीन करके एक चीज निकाली थी मैंने सबसे पहले। तो यकीन नाम की एक नोट्स थे। ये मैं क्लास 10th के बच्चों को बोला था बोर्ड के पहले तुमको इंपॉर्टेंट नोट्स दूंगा और इस नोट्स का नाम यकीन है। और 200 रुपए ऐसे ही कुछ, बहुत सस्ता था। तो बहुत सस्ते में मैं इस नोट्स को दे रहा था। लिए? हाँ वो बिके थे। प्रतीक भाई ने ये चीज एक्चुअली बाद में प्रतीक भाई ने कहा कि इसको और अच्छी प्राइसिंग करते तो और ज्यादा बिकता उस। तो ये है। और फिर उसके बाद सबसे अच्छी बात कि 2 साल बाद हम लोग ने नीट ड्रॉपर का एक बैच लॉन्च किया। और प्रतीक भाई कह रहे थे इस बैच का नाम क्या रखोगे? मैंने कहा इसका नाम यकीन रखूंगा, मेरे दिल के बहुत क्लोज है, मेरा पहला ऑनलाइन का प्रोजेक्ट है, पहली बार मैंने ऑनलाइन से पैसा कमाया यकीन नाम से। और वो बैच अपने आप में एक मतलब एक नाम है, एक ब्रांड है आज। हाँ यकीन बैच अपने आप में आज आप यकीन यूट्यूब पे आप लिख दो तो अपने आप आ जाएगा। फिजिक्स वाला जितना ही पॉपुलर एक वर्ड हो गया यकीन बैच। तो नीट का सबसे ज्यादा बच्चा पढ़ता है उस बैच से। भारत का सबसे ज्यादा बच्चा किसी भी अगर बैच में पढ़ रहा है तो वो यकीन बैच है जो पीडब्ल्यू का एक पार्ट है। ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी जोड़ लो आप यकीन बैच में। जब आपने ऐप के थ्रू लाइव करना स्टार्ट किया, ऐप के थ्रू लाइव करना स्टार्ट किया, क्रैश हुआ था? बहुत गंदा। यस क्रैश, और रोज क्रैश होता था। अच्छा वो बताइए कैसे? मतलब पहली बार आपको टारगेट था इतने बच्चे आएंगे, बहुत ज्यादा आ गए, ओवरबर्डन हो गया, ऐप क्रैश हो गया? हाँ ओवरबर्डन। एक्चुअली पेन पेंसिल ने जो ऐप बनाए थे तो इन्होंने कभी देखी नहीं थी ये स्केल, प्रतीक भाई कंपनी। तो इन लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे चल जाएगा सर, चला देंगे, ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे। और बच्चे इनरोल करते जा रहे थे तो लगभग 25-30 हज़ार बच्चे इनरोल हो गए। तो मैंने बोला भी था कि प्रतीक चल जाएगा तो हो पाएगा ये प्रतीक? तो कहते हाँ हाँ सर आप जाओ पढ़ाने, आप टेंशन मत लो, चल जाएगा। 7 बजे की भी लाइव क्लास थी और 15 मिनट पहले ऐप खुलना बंद हो चुका था। मतलब स्टार्ट भी नहीं हो पाया? मैं बताता हूँ 15 मिनट खुलो। तो मैंने प्रतीक भाई को बोला कि प्रतीक नहीं चल रहा है। बोले सर चल रहा है, कुछ कुछ डिवाइसेस में चल रहा है, मेरे पास डेटा है, कुछ डिवाइसेस में नहीं चल रहा है, हो सकता है आपका डिवाइस में नहीं चल रहा, आपका पुराना फोन है। हमने कहा अच्छा ठीक है सही कह रहा होगा, टेक तो मुझे आता नहीं है। कि आप जाओ लाइव क्लास ले लो आप। हम घुस गए लाइव क्लास में, फिर सामने कमेंट खुल गई, उस लैपटॉप पे हम कमेंट देख रहे हैं। तो उसमें सही में चल रहा था कुछ लोग का, और उनके कमेंट ये आ रहे थे कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जिसका चल रहा था उसको भी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, लगातार चल रहा था, कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा। 5-10 मिनट मैंने पढ़ाया, फिर उससे हो नहीं पाया, फिर बंद हो गया। फिर नेक्स्ट डे फिर सोचा चलाएंगे, नेक्स्ट डे भी नहीं चला, नेक्स्ट डे भी नहीं चला, 15 दिन तक नहीं चला। जो आपके ऐप पे जो सब्सक्राइब लोगों ने परचेज किया 30,000 बच्चे थे अराउंड, वो 3 करोड़ रुपए की कमाई थी। हाँ 999 कोर्स था। अरे सही एकदम। हाँ तो 3 करोड़ रुपए देख के तो आप चौंक गए होंगे उस टाइम, या ऐसा कुछ नहीं था? नहीं चौक ऐसा क्यों नहीं था? ऐसे यूट्यूब से अच्छे पैसे आते थे, काफी अच्छे आते थे, पर मतलब 3 करोड़ तो 3 नहीं, वो बाद में तो काफी और हो गया। अच्छा। और क्योंकि मैच और भी था ना। कितने फेलियर्स ऐप में आए? ठीक है आपकी जिंदगी में तो आए, आप कितनी बार क्रैश हुआ और फाइनली आप भाई 15 दिन लगातार, रोज 15 दिन रोज क्रैश, रोज जा रहे हैं क्लास में, रोज फेल हो रहा है, रोज जा रहे हैं रोज फेल हो रहा है। बच्चों ने पैसे नहीं मांगे? मांगे, बहुत कम बच्चों ने मांगे। ये चीज़ बच्चों को मैं बोलूँगा बहुत सपोर्ट किया बच्चों ने, बच्चों का तो अल्टीमेट सपोर्ट रहा। तो मैंने उस टाइम पे अपने हैंडल से लिखा कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐप क्रैश हो गया है और मैं ट्राई कर रहा हूँ। बच्चों ने बोला कोई बात नहीं सर आप पढ़ाओ, कोई टेंशन नहीं, सब चलेगा। और पर मैं घबरा गया। मेरे को कुछ बच्चों ने, 1-2 बच्चों ने बोला कि फ्रॉड कर रहे हो तुम पैसा खा गए हो, नहीं दोगे। तो फिर मैंने उन बच्चों के पैसे लौटाने स्टार्ट कर दिए थे। मैं प्रतीक को बोल दिया था 15 दिन में नहीं होगा तो मैं सब बच्चों के पैसे लौटा दूंगा। और मैंने आप लौटाने में बहुत आगे रहते थे। मैं अभी भी वैसे ही हूँ। मैं बच्चों को पैसे वापस कर दो, उनको दे दो। मैं अभी भी ऐसे ही हूँ, खत्म करो। मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसी का पैसा लेके ना डिलीवर कर पाओ ना तो बड़ी वो आपको भारी गिल्ट फील होता है अंदर से यार, किसी का पैसा लिए हैं यार, तो जिम्मेदारी फील होती है। अच्छा ठीक है। एक आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और टैटूज, ये सब चीजें, आपके हाथ में भी एक टैटू है इक्वल टू mc² होता है, आपने एक उसका m = e/c² लिखवाया है। क्यों यही टैटू? क्यों भाई? कोई नाम लिखवाता है, कोई कुछ लिखवाता है?
नाम इसने लिखा है क्योंकि नाम वाली चली जा रही थी एक एक करके, अच्छा, तो किसका टिकता नाम, ठीक है। तो चलो वो पर्सनल नाम नहीं। तो एक नाम अब लिखवा सकते हैं क्या? तो नाम नहीं लिखवाया और ये लिखवाया कि फिजिक्स से मुझको अलग ही लगाव रहा है, अलग ही प्यार रहा है, और वो चीज़ें लिखवाई जो चीज़ें मेरे को मतलब मैं पढ़ता जा रहा हूँ, मुझे जो चीज़ें एकदम फील होती जा रही है वो मैं लिखवाता जा रहा हूँ। कितने टैटू हैं आपके? 4 हैं अभी तक, चारों फिजिक्स के ही हैं। तो जैसे ये लिखवाया, ये मेरे को इक्वेशन बहुत अच्छी लगी थी, तो ये आइंस्टीन के ओरिजिनल पेपर में यही लिखा हुआ है, E=mc² नहीं लिखा। अच्छा। अपने ओरिजिनल रिसर्च पेपर उन्होंने m=e/c² लिखा, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि मास कुछ नहीं होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है। तो ये चीज़ उन्होंने अपने पेपर में लिखी थी। दूसरा आपके यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे एक अच्छी, अगर कोई माइक में इशू ना नहीं, तो यहाँ पे है एक पाई का, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, यहाँ पे आइंस्टीन, यहाँ पे उनकी इक्वेशन, और भी कराएंगे, प्लान है। अब सोच रहे हैं बैक पे कराएंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है बड़ी सी, तो वो सोचा है बैक पे कराने का। पीठ पे या गर्दन पे? नहीं, पीठ पे पूरी। बढ़िया से। फिर आप टी-शर्ट्स में? नहीं अब पता नहीं वो कैसे दिखाऊंगा, नहीं हाँ, पता। ये देखिए कुछ दिखाने लायक होगा इसका, यहाँ बना लीजिए। यहाँ डर लगता है और यहाँ वो नेकलेस जैसा दिखने लगा तो अब ये कुछ ये तो एक्सट्रोवर्ट हो गए ना आप फिर। ये हाँ, सही बात है। कोटी में बनाया था क्या पहला आपने टैटू? नहीं नहीं, हाँ, हिल स्टेशन पे ही बनाया था। तो कौन सा वाला? मसूरी था, सिंपल। तो कोटी नहीं था? नहीं, कोटी नहीं था। वो एक अलग से उन्होंने नेम। ठीक है, वो सिमिलर उन्होंने दिखाया वैसे ही। अच्छा, वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स था, लड़कियों का झुंड था, वो नहीं था, कोई और था? वही था? सच था? नहीं था? सर एक नहीं थी, ग्रुप क्या होगा? अच्छा, एक भी नहीं थी? तो ग्रुप कहाँ से आएगा? भाई बड़ा फैक्चुअल एरर आ गया उसमें। नहीं, उसमें एक बंदा था। हाँ। तो नाम नहीं याद है उनका। क्या सामान खो गया था आपका? फेसबुक पे, हाँ, खो गया था सामान। तो फेसबुक पे कनेक्ट हुए थे मुझसे, पूरी कहानी थोड़ी अलग है। तो वो मुझसे मिले थे, तो ऑस्ट्रेलिया के एक्टर है वो। अच्छा। ऑस्ट्रेलियन मूवी इंडस्ट्री है एक, ये हम लोग जितनी बड़ी नहीं है, तो वहाँ पे वो एक्टिंग वगैरह करते हैं, वहाँ की सीरीज वगैरह में। तो वो मुझसे मिले थे और उनके साथ मैंने काफ़ी जगह घूमी, ऐसा नहीं, मैं उनके साथ शिमला में था, फिर हम लोग चंडीगढ़ साथ में गए, फिर हम लोग वाघा बॉर्डर साथ में गए। तो मैं वाघा बॉर्डर एक ऑस्ट्रेलियन के साथ गया हूँ, और पूरे टाइम वाघा बॉर्डर में एकदम एनर्जी चल रही है। तो वो कह रहा है कि कैसा होता है इंडिया में, तो वो उन्हीं के कैरेक्टर को शायद उन्होंने तो आपके फ्रेंड हो गए वो? बढ़िया। हाँ, एक टाइम पे बड़े अच्छे दोस्त थे। अभी तो रिसेंटली उनका मैसेज आया था, वाओ मैन, यू आर अ बिग सेलिब्रिटी इन इंडिया नाउ। वो क्या है पेशे से? वो एक्टर है, ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्री के, मूवी इंडस्ट्री के अच्छा, एक्टर आप है। भी तो एक्टर बनना चाहते थे ना? हाँ। कितना सीरियसली बनना चाहते थे? कम सीरियसली मन था, पर कभी चेज नहीं किया। परसेंटेज वाइज बोलूं 100% करियर, इसमें एक्टर का परसेंटेज, टीचर का परसेंटेज। सर कहाँ पता होता है क्या बनेंगे, सच्चाई तो नहीं, यही एक है। मन होता है ना कि आदमी को है कि भाई पैसा तो मैं कमा लूंगा, लेकिन एंड में मुझे यही करना था। अब मुझे किक मिलती है ना सर। आप बने किस चीज के लिए, ये भी डिपेंड करता है ना कि आप किस चीज के लिए डिजाइंड हो, आपकी इंस्टिंक्ट किस चीज के लिए, आपने अपने नेचुरल हैबिटेट से क्या सीखा है, और आप किस चीज को ज्यादा अच्छा कर पाओगे। तो कई बार होता है कि हम वो चीज चाह रहे होते हैं जिसमें हम अच्छे नहीं होते हैं, और बेवजह उस चीज को हम लोग चेस करते रहते हैं। तो एक समय आता है जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज मुझे छोड़ के कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। मैंने देखा कई बार लोग एक चीज के पीछे इतना पागल हो जाते हैं, इतना पागल हो जाते हैं कि पूरे जीवन उस पर बर्बाद कर देते हैं। तो कई बार होता है कि यार रास्ता बदल भी लेना चाहिए, पानी जैसा हो जाओ, जहाँ रास्ता मिले वहां बह जाओ। बी लाइक वाटर। हाँ, बी लाइक वाटर, फ्लो लाइक वाटर। बट एक्टर बनने की मेरी चाहत थी, और अगर आप पूछो 100 में से कितनी थी, तो 50% तो थी कम से कम। और अभी आप पूछो तो अब थोड़ी कम होगी, 49 होगी, इससे कम तो अभी भी नहीं है। फिर भी काफी है। बट अब मुझे ये समझ में आ गया मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ। कुछ छोटे छोटे शूट्स हम लोग के हुए, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, आई एम नॉट दैट गुड एक्टर। और उसका रीज़न भी मैंने खुद को बता दिया है कि रीज़न ये है कि मैंने कहीं ड्रामा स्कूल में एडमिशन नहीं लिया। ले लेता तो बात अलग होती सर, आज मूवी आती। ठीक है, आप एक्टर आपने पीछे रखा और अपने टीचर वाला एंगल जो है वो आगे रखा, और आप कामयाब उसमें हो गए। आप एंटरप्रेन्योर हैं? बिल्कुल है। थोड़े कम आता, थोड़ा कम है, क्योंकि आप कहते हैं कि जो रेवोल्यूशन लाएगा तो टीचर ही लाएगा एडटेक। हाँ, ये आपका एक डायलॉग है, मेन डायलॉग है कि बार बार ये कहते हैं कि एडटेक में टीचर ही रेवोल्यूशन लाएगा। तो टीचर हैं, एंटरप्रेन्योर कितना है कि नहीं सर? या फिर आपका सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा था कि सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है मेरा। वो एंटरप्रेन्योर्स थे वो? हाँ, प्रतीक भाई एंटरप्रेन्योर है ना। तो प्रतीक भाई फेल्ड एंटरप्रेन्योर्स मल्टीपल टाइम्स, मतलब फेल्ड एंटरप्रेन्योर नहीं बोलेंगे, मतलब ही फेल्ड इन मल्टीपल स्टार्टअप्स, एंड फेल्ड भी नहीं बोलेंगे, ही लर्न इन मल्टीपल स्टार्टअप, आई एम सॉरी, आई एम करेक्ट। तो ही लर्न फ्रॉम मल्टीपल स्टार्टअप्स, और वो साथ में आए।
अब सर मैं प्रतीक भाई कई बार बोलता हूँ कि सर मेरे को फ्लैशी वर्ड्स नहीं आते हैं, मेरे को टेक्निकल जार्गन्स नहीं आते हैं, फाइनेंशियल टर्म नहीं समझ में आते हैं। वो बोले सर आपको एक चीज़ समझ में आती है ना कि स्टूडेंट को क्या सर्विस देनी है, तो बोले यही होता है एंटरप्रेन्योर, आपको ये समझना चाहिए कि आपका एंड प्रोडक्ट कैसा बनेगा। तो उस जगह पे मैं सही हूँ, थोड़ा देसी पना है हम लोग के अंदर, ठीक है चल जाता है, लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। अब तो हमने देखा है इस चीज़ को, देसीपना। शुरुआत में थोड़ा रिपल्शन था पूरी स्टार्टअप इंडस्ट्री में। आप स्टार्टअप इंडस्ट्री देखो ना, वो एकदम फ्लैशी जैकेट्स पहनना, शूज़ पहनना, उस तरह से लाइफ टिप टॉप लाइफ स्टाइल रहना और बिजनेस लॉस में रहना। तो व्हाट्स द यूज ऑफ डूइंग ऑल दिस अगर बेसिक्स ही खराब हो रहे हैं। तो आप देख लो ना, जितने भी फ्लैशी आप स्टार्टअप्स देखो, सबको आप फिगर्स देखो, लास्ट में तो फिगर्स में कुछ और चल रहा है और सामने आपको कुछ और दिख रहा है। तो फिगर्स सही रखना सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, कि धंधा सही चल रहा है कि नहीं, बच्चों तक या अपने कस्टमर, बच्चे कस्टमर जो भी हैं आपके, वहाँ आप सही सर्विस डिलीवर कर पा रहे हो कि नहीं, एंड वेदर यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और नॉट। अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म नहीं टिकने वाले भारत के अंदर। भारत के अंदर तो आप टिके हुए हैं, विदेश में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, गल्फ कंट्रीज तक आपकी पहुंच आ गई है। एक दुबई के अंदर एक सज्जन आए थे मिलने हम लोग से, तो बताए दुबई में भारत के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहोगे। तो हमने अपनी टीम भेजी दुबई, हाँ। और उसके बाद मैं भी गया। अच्छा। तो हम लोग को अच्छा लगा, भारत के बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे, जेईई नीट की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने कहा वहाँ के बच्चे भी, भारत के बच्चे नहीं, भारत के वहाँ के नहीं है, यहाँ पे आके देंगे, मतलब एग्जाम्स यहाँ देंगे। बांग्लादेश के बच्चे आपको सुनते हैं, बाहर देशों के बच्चे, पाकिस्तान के भी सुनते होंगे, हर देश सच है। क्या मतलब वो क्या करिकुलम सिमिलर है बांग्लादेश का, नेपाल का और पाकिस्तान का करीब। तो पाकिस्तान से तो बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं कि मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो गया सर, आपके इस कोर्स से मैं पढ़ा था। पाकिस्तानी बच्चे कैसे पढ़ते हैं ये भी बता दूं। तो वो ऐसा करते हैं कि अपने एक इंडियन बच्चे से इंडियन फोन नंबर लेते हैं और उस नंबर पे ओटीपी आता है, उससे वो लॉगिन कर लेते हैं पाकिस्तान से, फिर वीपीएन के थ्रू एक्सेस करते हैं और कोर्सेज। ऐसे ही नेपाल के बच्चे पढ़ते हैं। बांग्लादेश में तो आई थिंक बांग्लादेश का 30 to 40% तैयारी करने वाला पीडब्ल्यू से पढ़ता है, बहुत ह्यूज परसेंटेज। भी नहीं करते, मतलब वो एक ऐप खरीद के वैसे करने का कॉन्सेप्ट वहां पे करते हैं कुछ लोग अपने इंडियन, वो चार्ज अलग बैठ जाता है, ओटीपी का चार्ज अलग हो जाता है, तो वो अपने इंडियन किसी रिलेटिव से, किसी के थ्रू उसको वीपीएन, बच्चे आजकल बहुत तेज हो गए हैं तो किसी ना किसी तरह से कर लेते हैं। काफी बच्चों की वीडियोस आते हैं, बाहर मैसेज आते हैं। बांग्लादेश का एक टॉपर था, उसने अपना इंटरव्यू दिया। नेपाल का 12 का टॉपर था, उसने इंटरव्यू दिया। अभी आपकी वीडियोस देख के सीख गया। हाँ, मतलब बेसिक्स और थ्योरी कॉन्सेप्ट उसने आपसे क्लियर कर लिया। नहीं, कई बच्चे पूरा पढ़ते हैं यार, हम लोग के इंस्टा में मैसेज पूरा डेडिकेट, जैसे इंडिया बच्चे पढ़ रहे वैसे ही पढ़े। उनका एग्जाम का करिकुलम नियरली सिमिलर है, थोड़ा सा हम लोग से इजी भी है इनफैक्ट। तो पूरा यहीं से पढ़ाई करके पूरा पेपर देते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, यूएई में बहुत बच्चा है जी, इसलिए यूएई के अंदर उन्होंने किया। अभी यूएई में भारतीय बच्चा बहुत है ना। ठीक है। एक गरीब बच्चा है बिहार का, सोनू कुमार, शायद आपने उससे वीडियो कॉल की, उससे बात करी, वो क्या एपिसोड था? वो क्या आपने सोच के, आपको क्या बहुत इमोशंस, आप इमोशनल व्यक्ति हैं कि आपको लगा कि भाई नहीं मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, और आपने ये भी कहा कि भाई मुझे बुरा लग रहा है कि हम मदद नहीं कर पाए, ये क्यों? हमें ये लगता है ना कि एजुकेशन के अंदर एजुकेशन अगर उस लेवल तक नहीं पहुंच रही है, और भले ही हम आज बोलते हैं कि यूपीएससी की फीस 7,000 कर दी हमने, और बड़े प्राउड से बोलते हैं आईआईटी की फीस 4,000 कर दी, उसके बारे में क्या, जो क्लास 4th ही नहीं पढ़ पा रहा है, जो बेसिक एजुकेशन नहीं ले पा रहा है। आप तो जो बात कर रहे हो प्रीमियम चीज़ है, जेईई की तैयारी, ये सब बहुत प्रीमियम होता है, बहुत आगे की बात है। तो उसके बारे में कौन बात करेगा जो बच्चा फर्स्ट क्लास की पढ़ाई नहीं कर पा रहा, 4th तक नहीं पढ़ पा रहा। तो सोनू को देख के वो फीलिंग मेरे अंदर आ गई थी। तो तब मैंने कहा था कि इससे बात करें और समझें कि क्या दिक्कतें हैं, क्या है, कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं इसके दोस्तों को, इसके गाँव को। बदमाश बच्चा निकला पर वो बड़ा अच्छा, मेरे को बात करने बाद समझ में आया काफ़ी बदमाश था। तो फिर कह रहा है नहीं, छोटा बच्चा है तो खैर, पर उससे प्रॉब्लम तो समझ में आ ही रही ना आपको कि सोनू जैसे कितने। तो आपने उसको इनिशिएट किया, आपने हेल्प करने के लिए लोग? हाँ, इनिशिएट किया, पीडब्ल्यू फाउंडेशन बनाया, फिर उसके बाद इलाहाबाद के अंदर एक स्लम के अंदर हम लोग काम करना शुरू किया। तो वहाँ आज करीब 700 साढ़े 700 बच्चे ऐसे हैं जिनको हम लोग पढ़ाते हैं। कहाँ पे? इलाहाबाद में, प्रयागराज मेरा शहर है। ठीक है। पीडब्ल्यू फाउंडेशन भी साथ में काम कर रही है आपके, जो कि गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन दे, गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन, हॉस्पिटल के अंदर जैसे मेडिकल हेल्प करना, तो टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट होते रहते हैं। कितना खर्चा होता है आपका इसमें, अगर मैं देना चाहें तो? सर नंबर मेरे पास एग्जैक्ट नहीं होंगे, मेरे ख्याल से कुछ होगा 2 CR के आसपास, 1 to 2 CR का खर्चा होगा ये। इसके बियॉन्ड हम प्रतीक भाई पर्सनली करते रहते हैं जितना, बट इसको और बढ़ाना है फाउंडेशन को, इसको हम लोगों ने सोचा है कि और आपका फोकस मुझे लगता है फाउंडेशन की तरफ ज़्यादा अब तो बहुत ज़्यादा है मेरा, कि अब मुझे लगता है कि इस समय तक यहाँ तक पहुँच गए तो और लोगों की हेल्प कर ले जाएं, वरना अब क्या होगा, यहाँ से लग्जरियस लाइफ एंजॉय करना स्टार्ट हो जाएगा कि फिर अब एम नहीं बचेगा ना, एक तरफ चीज़ें सही कर लो। तो मुझे लगता है अब उस तकबे पे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। एक ये एक्चुअली जेईई नीट और यूपीसीएल इसलिए किया क्योंकि मैं यहीं से बिलोंग करता था, मैं खुद जेईई की तैयारी कर पाया, पर मुझे कभी दिखा ही नहीं कि मेरे से भी बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। अब मुझे वो लोग दिखने लग गए हैं कि यार उनके लिए कौन करेगा, वहाँ कौन सुधारेगी चीज़ें, वहाँ कौन, तो उनके लिए करना स्टार्ट किया। उनके लिए भी आप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सर, देखते हैं। ठीक है।
कौन सा व्यक्ति या कौन सी चीज आपको मोटिवेट करती है, अगर उस व्यक्ति का भी आप नाम देना चाहें? एक हो, दो हो, ठीक है, मतलब कौन सा व्यक्ति मुझे मोटिवेट करता है? तो व्यक्ति ABCD भी कर सकते हैं ताकि कोई बुरा ना माने मतलब, लेकिन हाँ प्रायोरिटी तो दीजिए किसी को, कौन है वो व्यक्ति विशेष में सर मुझे ना ये इंडियन लीडर्स जो है ना, पुराने आपके राजा महाराजा उनकी कहानियों से मुझे बहुत खतरनाक गूज़बम्स आता है। वो राजा वन, छोला डायनेस्टी, मतलब उन लोग को देख के लगता है कैसे भारत जीतते हैं। वो अलग जिंदगी जी रहे थे। आज के टाइम में लोग बात कर, लोग कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं है, पर वो डिसीजन भी कैसे लेते थे कि हाँ इस पूरे पे हम जाएंगे, अंग्रेजों को खत्म कर देंगे, हम इस डायनेस्टी को मिटा देंगे और जाएंगे, हमारा घोड़ा कोई रोक नहीं सकता है। मुझे वो लाइफ बड़ी इंप्रेस करती है। तो पीपल लाइक राजा वन, देन कम्स द फ्रीडम फाइटर, उनको देख के नेताजी को देख के लगता है कि यार ये आदमी था यार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अपनी आर्मी खड़ा कर दी पूरी, क्या बात है। हम लोग 6000 लोग आज हो गए तो इतना इंटरव्यू होने लगा, वो इंसान आर्मी खड़ा करके बैठ गया और अंग्रेजों से लड़ जाएंगे, जाके हिटलर से मिल रहा है। तो मुझे वो लाइफ बहुत लगता है, लार्जर देन लाइफ, मतलब लोग जो होते हैं एकदम, वो आपको मोटिवेट। हाँ, वो फ्रीडम फाइटर्स के अंदर देखा है। वो भगत सिंह का नहीं है, वो अदालत जाके बोलते हैं बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। दे डेयर टू डू सच थिंग्स। आजकल लोग देखो बहुत डिप्लोमेटिक हो गए, दे डोंट डेयर टू इट एंड वी डेयर टू डू इट, सो वी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम देम। भगत सिंह की बात तो मैं कहूँ तो जब उनको मतलब फांसी पे समय आ गया था, उस टाइम भी वो कुछ बुक पढ़ रहे थे, तो वो कह रहे थे कि कुछ पन्ने और पढ़ लेता हूँ। yes. ठीक है, नहीं बाद में yes. जबकि वो सूली पे मतलब शहीद हुए, वो वहां पर गए। ठीक है, आपको मोटिवेशन मिलती है इन लार्जर देन लाइफ, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। वो भी मॉनेटरी साइड से सोचा नहीं उन्होंने कभी, अपने देश के लिए सोचा। आप भी देश के लिए सोचा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी बिल्कुल, वो सर लार्जर देन लाइफ। तो उनकी एक बड़ी सी पिक्चर रखी है मेरे ऑफिस में। अच्छा, हाँ, और मैं देखता हूँ, मुझे लगता है सभी देशवासियों के लिए ये। हाँ बोलिए। तो मैं उनकी एक बड़ी सी पिक्चर रखी है मेरे ऑफिस में, और शहीद भगत सिंह, सॉरी मैं मिस कर गया, तुम मुझे जज मत करना, मेरे लिए तो वो हीरो अलाइव है। तो मेरे ऑफिस में शहीद भगत सिंह सर की फोटो लगी हुई है, नेताजी सर की फोटो। तो मैं जाता हूँ, कलाम सर को भी रखा है। कलाम सर को क्यों रखा है, अब्दुल कलाम सर को? तो लार्जर देन लाइफ तो नहीं कहूंगा, बीइंग हम्बल एंड बीइंग ग्राउंडेड उनके अंदर बहुत अच्छी चीज मुझे दिखती है। और पता नहीं कि बोलना गलत जाएगा, मतलब एवरीवन हैज टू डाई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। आई विश आई हैव अ डेथ लाइक हिम, कि वो बच्चों के बीच में बात करते हुए स्टेज पे, मतलब मैंने कहा यार मतलब सल्यूट, क्या मोमेंट है, मतलब ही लिव्ड हिज लाइफ लाइक दिस। ऑफ कोर्स जब भी डेथ होगी बुरा लगेगा हम लोग को, बट आई विश कि मेरे को ऐसी डेथ मिले, तो बच्चों के बीच में बात करते करते ही वाज स्टिल परफॉर्मिंग हिज पैशन। आपके आइडल्स में ये मेरे आइडल्स में लोग हैं, मतलब इनको दिलो जान से ऊपर प्यार है, मोहब्बत है इनसे। एक 21 साल का लड़का अगर आपको देख रहा है, 20 साल का देख रहा है, उसको आपकी क्या सलाह होगी टू अचीव द सक्सेस जो आपने सक्सेस अचीव की है? और दूसरा जो एक 31 साल का लड़का, आपकी उम्र का लड़का देख रहा है, उसको आपकी क्या एडवाइस होगी टू अचीव सक्सेस ऑफ योर स्टैंडर्ड, कि भाई इतना आपको अचीव करना है? यार सर सबसे बड़ी मेरी तो एडवाइस ये होगी कि डोंट लिसन माय एडवाइस। अपनी कहानी खुद लिखो भाई, अपनी कहानी के हीरो आप हो। तो यही तो दिक्कत है, नहीं लिख पा रहे, क्या बोलेंगे उनको? राइट योर ओन स्टोरी। यही मैं बोलूंगा कि स्टॉप लिसनिंग टू टू मच मोटिवेशन, स्टॉप लिसनिंग टू मच शॉर्ट्स रील्स, स्टॉप लिसनिंग टू रैंडम कोट्स एंड ऑल, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज योर लाइफ। वो नहीं बदलेगी भाई तेरी जिंदगी। सब बंद कर, अपना पेन पेपर उठा, कमरे का दरवाजा बंद कर, फोन स्विच ऑफ कर, लोगों से मिलना बंद कर, और लिख अपने गोल बैठ के तो ये को क्या अचीव करना है। और फिर लिखने के बाद उसकी पर्ची बना के अपने जेब में रख लो। ये भी मैंने पढ़ा था, ब्रूस ली साहब करते थे, तो मैंने करना स्टार्ट किया। ये पर्ची बना के जेब में सुबह से शाम रखो जो अचीव करना है, और उसको जितनी बार हो सके पढ़ो। जब भी गोल से भटको उसको पढ़ो और पागल हो जाओ उसके लिए। फिर उसके बाद ना तुमको मोबाइल चाहिए होगा, उसके बाद ना तुमको बहुत फ्लैशी कपड़े चाहिए होंगे बहुत, उसके बाद ना तुमको कोई कार चाहिए होगी, ना पापा के पैसे की बाइक चाहिए होगी, ना पापा के पैसे की पार्टी चाहिए होगी, ना तुमको एक लड़की चाहिए होगी या एक लड़का चाहिए, कुछ नहीं चाहिए होगा। फिर एक चीज़ चाहिए होगा, उसके पीछे जी तोड़ मेहनत करके लग जाओ और उस जर्नी को एंजॉय करो। सबसे मेन चीज़, उस जर्नी को बोझ की तरह मत लो, उस जर्नी को एंजॉय करो, उस जर्नी में खुश हो। बस यही कहूँगा। पर अपनी कहानी आपको खुद लिखनी पड़ेगी, कोई आपकी मदद करने नहीं आने वाला, सपोर्ट होगा। क्यों आए कोई, वाई एक्सपेक्ट। मैं तो, मेरी मम्मी कई बार बोलती हैं कि हम लोग जब गरीबी में थे तो मेरे घर वालों ने हेल्प नहीं की, उन्होंने हेल्प नहीं की। मैं कहता हूँ तुम उम्मीद क्यों करती हो किसी से हेल्प की? तो वाई एक्सपेक्ट समवन टू हेल्प। अब हो सकता है ये चीज़ किसी को बुरी लगे, पर लोग ना, मैंने देखा लोग बहुत ब्लेम देते हैं, यार मेरे दोस्तों ने मेरे सपोर्ट नहीं किया, इसने मेरी हेल्प नहीं की, मेरा इसने किसी ने मदद नहीं की, मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार वालों ने मदद नहीं की। वाई यू एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम समवन? लड़ना भाई, खुद की जंग लड़, बहुत मजा आएगा। इसके बाद सक्सेस मिलेगी तो और मजा आएगा। फिर तो कहने को होगा ना कि साला कोई पीछे नहीं था, मैंने खुद बनाया इसको, तो वो अलग फीलिंग होती है। उन बच्चों के लिए भी जो बहुत छोटे हैं,
और वो समझते हैं ये एग्जाम खत्म और ये हार हो गई। क्योंकि बचपन बहुत एक ऐसी स्टेज है कि उनको जिस चिड़िया का घोंसला होता है ना, वो सोचता है कि भाई जो चिड़िया का बच्चा सोचता है यही मेरी दुनिया है, और ये यहाँ मैं हार गया तो आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। उनके लिए क्या? मैं तो इस पे बहुत बोलता हूँ आजकल, तो मैं यही हमारे माध्यम से। हाँ, मैं यही बोलता हूँ कि बेटा अगर आप जिस एग्ज़ाम में भी हारे हो, जो भी एग्ज़ाम हो, आप यूपीएससी की परीक्षा में हारे हो, आप आईआईटी की परीक्षा में हारे भी नहीं बोलूँगा, आप दौड़े हो, आप जीते नहीं हो, हारे नहीं कह सकते उसको। क्या अलग आप हार लड़ के है? आए क्या हो। अलग हार के जीता है? मैं तो हार के हारा ही हूँ। मैं कब जीता हूँ? अभी तो बहुत समय बाकी है। अभी कभी कहाँ जीता सर, अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो शुरुआत है, ये तो मैं तो हारा ही हूँ। तो सर मैं कितना हारा हूँ? मैं तो क्लास 9th में फिजिक्स में फेल हुआ हूँ, शॉकिंग। मेरे को मैथ्स नहीं आती थी क्लास 10 तक, अगेन शॉकिंग। मैं कॉलेज में गया, 3rd ईयर में कॉलेज छूट गया, अगेन हार गया। मैं ऑफलाइन कोचिंग में गया, 5,000 रुपये की नौकरी के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, नहीं मिली। मैं यूट्यूब पे आया, 1 साल में 10,000 सब्सक्राइबर हुए। मैं तो सर हर मोड़ पे आ रहा हूँ मैं तो जीवन को, अभी तक भी नहीं जीता हूँ। बस छोड़ा नहीं मैंने पैशन को। ये सब होने के बाद भी जो मुझे करना था मैं उस पर लगा रहा और करके दिखाया, समय दिया। अब आज जैसे किसी को लगता है जो ये सुन रहा है कि यार ये सर कैसे 2 साल में अचानक से फिजिक्स वाला बन गया। अभी मेरे से किसी ने पूछा था 2 साल में फिजिक्स वाला कैसे बना, मैंने कहा 2 साल में नहीं, पूरी ज़िंदगी लगी है मेरी भाई, 2 साल में नहीं बनती है चीज़ें। 31 साल का एक साल तो लगा। टाइम लगता है, तो आप टाइम दो, आप तुरंत डिसअपॉइंट मत हो। 2 साल एक एग्जाम की तैयारी की, नहीं हुआ कोई बात नहीं। मैं कई बार बोलता हूँ बच्चों से कि तुम्हारी मंजिल क्या है। अब एक बच्चा यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, उसकी मंजिल क्या है? कलेक्टर बनना है। कलेक्टर बन के क्या करना है? देश की सेवा करना है। तो तुम्हारी मंजिल है देश की सेवा करना। ठीक। अब उसका रास्ता जरूरी थोड़ी है यूपीएससी और कलेक्टर होके ही चाहे गुजरेगा। वहां ना बन पाए, देश की सेवा जैसे करनी है। तो मैं बोलता हूँ रास्ते बदलो, मंजिल नहीं। ठीक। अपनी मंजिल कांस्टेंट रखो। हो सकता हो किसी की मंजिल हो अमीर बनना है, कोई गलती नहीं है, अमीर होने में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अमीर बनो, बहुत जरूरी है अमीर बनना, ताकि आपको रियलाइज हो कि वही सब कुछ नहीं है। अगर किसी की मंजिल है अमीर बनना, तो अमीर बनने के 100 रास्ते हैं भाई, एक रास्ता नहीं खुला कोई और खुलेगा। आप आईटी का एग्जाम किस लिए दे रहे हो? अच्छी नौकरी मिलेगी, घर वालों को खुशी मिलेगी, मैं आईटीएन बन जाऊंगा। तो जो आईटीएन नहीं होते वो क्या करते हैं? यहाँ बैठे होते हैं, ऐसे आपको बता रहे होते हैं क्या करना है जीवन में, समझे? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बढ़िया था एनिमे की जो नहीं कर रहे हो, तो ये उन्होंने आप बताया, वही ज्ञान दे रहे होते हैं। हाँ, और वो अचीवर्स भी हैं। मतलब आपको 100% सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए। लाइक एक रेस होती है, आप अचीव करते जाएं और फाइनल गोल तक आप पहुंच रहे हैं, या रास्ते बदलते रहेंगे आपके, फाइनल गोल चेंज नहीं। फाइनल गोल चेंज नहीं होना चाहिए। आपका फाइनल गोल अपना फिक्स रखो क्या है। एक ये सवाल है, आपने तरक्की कर ली, आपने इतना अच्छा अचीव कर लिया, एक अच्छा सेटअप आपका बन चुका है, बच्चे आपसे खुश हैं, आपकी फैन फॉलोइंग है, आप फेमस हैं, आप एक्टर बनना चाहते थे लेकिन आप टीचर बन गए, उससे भी आप सेटिस्फाइड हैं, सब आपने अचीव कर लिया। अब आगे क्या करेंगे? 5 और 10 साल का एक टारगेट आपका क्या है? कितना बड़ा बन जाएंगे आप? कितना बड़ा पता नहीं सर, रहेंगे तो इतने ही बड़े 5 फुट 4 इंच के, और कितना बड़ा इतने ही छोटे ही रहेंगे सर हमेशा। आप पृथ्वी के बाहर से देखो तो हम सब दिखेंगे भी नहीं, क्या दाने बराबर है। पर क्या करेंगे 10 साल में सर? 10 साल की प्लानिंग नहीं है मेरे पास, में क्या बताऊं। अभी यही सोचा है कि बेसिक एजुकेशन सही करनी है, अभी हम लोग को ये समझ में आया है, तो अभी तो इमीडिएट मुझे पता है मैं क्या करने वाला हूँ। तो बेसिक एजुकेशन पे काम करना है, अंडर प्रिविलेज्ड एकदम जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन पे अब पीडब्ल्यू को काम करना है। और दूसरा एक जगह जहाँ से थोड़ा लूप होल दिखता है स्किल्स के अंदर, कि बच्चों के पास स्किल सेट नहीं है, बच्चे बीटेक करके आ रहे हैं पर उनको यार आती ही नहीं है कोर की चीज़ें, ना कोडिंग आती है, ना उसको एनालिसिस आता है, कुछ नहीं आता है। वो कॉलेज में 4 साल बर्बाद करके चले आते हैं कंपनी में नौकरी करने, फिर नौकरी नहीं मिलती तो बोलते हैं बीटेक खराब था, मैंने गलत डिसीजन लिया था। तो स्किल सेट सिखाना है, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं शुरू से छोटे से बच्चे को लेके। डिपेंड करेगा। अभी तो ज़्यादातर कोशिश यही रहेगी कि 12th के बाद जो बच्चा कॉलेजेस में जा रहा है वहाँ पे स्किल सेट को इम्प्रूव करें। और हाँ, डेफिनेटली दूसरा पार्ट ये भी होगा कि ऐसे भी बेसिक स्किल सेट सिखाएं कि लोग अपनी आमदनी कर पाएँ, एडिटर बन पाएँ, है ना, ग्राफिक डिज़ाइनर बन पाएँ, ये सारे स्किल सेट, बिजनेस एनालिस्ट बन पाएँ। तो एक तो स्किल सेट पे काम कर रहे हैं हम लोग, उस डायरेक्शन में जाते हुए एक कंपनी को साथ पार्टनर भी किया, एक कंपनी को हम लोग ने अपने से जोड़ा है न्यूरॉन करके, इसी से इसी काम के लिए अभी। और दूसरी जो दिशा होगी वो ये होगी कि कॉलेज के अंदर घुसना पड़ेगा सही करने के लिए, तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएं और यूनिवर्सिटी सही अपनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज़। तो ये आप अपनी यूनिवर्सिटी भी आप बनाएंगे? हाँ, सही करने का तरीका यही है कि आप सरकार से या सिस्टम से दूर होकर आप कितना भी करो कभी चेंज नहीं आएगा, तो यू हैव टू गो इनटू दैट सिस्टम। तो यूनिवर्सिटी के अंदर अभी काफ़ी चीज़ें हम लोग को लगता है मिसिंग है, जो हम लोग सही कर सकते हैं, कि कैसे लोग चाहिए, क्या स्किल सेट चाहिए, क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या वहाँ का करिकुलम होना चाहिए। तो उन सब को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए तो यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ेगी, तो नेक्स्ट स्टेप वो होगा। तो ये 2 डायरेक्शन अभी हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये एक डायरेक्शन, ठीक है। आप यूट्यूब पे आप भी मशहूर हैं और ऐसे और भी बहुत से एजुकेटर्स हैं, गुरुजी हैं, बहुत से मशहूर हैं। आप बात कर लीजिए अवध ओझा जी की, आप बात कर लीजिए खान सर की, आप विकास देवकीर्ति जी उनकी बात कर लीजिए, बहुत से ऐसे लोग हैं। तो आपके उनसे रिलेशन हैं, आप टच में रहते हैं या सब कनेक्टेड हैं?
काफ़ी कनेक्टेड है, All the YouTubers are बहुत connected. छोटा वर्ल्ड है। हाँ, तो काफ़ी लोग कनेक्टेड है। मेरा क्या दिक्कत था, मैं 2020-21 तक किसी से बात नहीं करता था। तो मैंने बताया ना, मैंने बोला भी दरवाज़ा बंद कर ले, खुद का काम कर। तो मैं किसी से नहीं मिलता था, व्हाट्सएप कुछ नहीं, ना नंबर, ना किसी इवेंट में जाना, ना किसी से मिलना। 2021 तक मैं कहीं नहीं गया हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा खुला। तो खान सर से मिला हूँ। खान सर आए थे कैसे दिल्ली। तो व्यक्तित्व है उनका? कैसी पर्सनालिटी है? बढ़िया है, जैसे हैं, जैसे हैं सबको वो। पता है, एकदम जमीनी इंसान है, एकदम जमीन से जुड़े हुए, और वैसे ही रहते हैं, सामने भी एकदम और किसी से बेहतरीन। नहीं, बाकी लोग से तो अभी तक नहीं मिले, ऐसा एज सच फॉर्मल मीटिंग नहीं हुई है, पर दिल में उनके लिए अच्छा है। आई होप उनके दिल में भी हमारे लिए अच्छा होगा। और सभी दूसरे को जानते हैं, मानते हैं, और ये भी हो सकता है शायद मिलने की एग्जैक्टली हम लोग को शायद कभी ज़रूरत हो ही ना, शायद सब लोग अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं, वही काफ़ी है। तो देखते हैं जब भी मुलाकात हो। बस हाँ, यूट्यूबर कम्युनिटी में और भी लोग हैं कुछ, काफ़ी मैं कम लोगों से मिला हूँ, ये मैं बोलूँगा। और मैं इतना ज़्यादा बाहर और जाता नहीं था मिलने, ना ही लोगों के इवेंट्स, यूट्यूब क्रिएटर इवेंट है तो उसमें चले जाओ, कहीं शिक्षक सारे आ रहे हैं उसमें चले जाओ, तो वो सब में एक्टिव रहा नहीं। और लेकिन फिर भी सही था मेरे लिए उतना। हाँ ठीक है, पर सही है कि कम्युनिटी के अंदर है, मतलब किसी से कोई काम बोलो तो हो जाता है तुरंत। तो ये एक दूसरे के लिए भाईचारा और प्यार है, क्योंकि एक दूसरे का स्ट्रगल सब समझते हैं ना। तो कोई क्रिएटर आके मेरे सामने बैठता है, कोई बताता है मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आपके 10 मिलियन है सर, मेरा चैनल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो लाने में कितना टाइम लगता है। पर्पस सबका सेम है, बच्चों को पढ़ाना, एजुकेट करना। टीचर्स का यही है, सबके अलग अलग पर्पस है, कंटेंट क्रिएटर्स के। हाँ, टीचर्स का तो सबका यही है सर, शिक्षक तो यही चाहता है ना। मतलब मैं बोलता हूँ कि अभी हमारा आप यहाँ बैठे हैं, आप सोच लो कोई एक रेस्टोरेंट होता, वहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं, ठीक है। आप मान लो वहाँ एक बहुत करोड़पति आदमी बैठा है, हम लोग तेरे से बोल रहे हैं 8,000 करोड़ ये वो, मान लो कोई बैठा है वहाँ पे लाखों करोड़ का मालिक, ठीक है, एकदम मस्त कपड़े पहन के, चश्मा लगा के, मर्सिडीज से उतरा हुआ होगा। और बगल में बैठा है वहाँ पे एक 30,000 रुपये महीने कमाने वाला टीचर। वहाँ से एक बच्चा पास कर रहा है, जो उस टाइम हो सकता हो कलेक्टर बन गया, वो किसके पैर छुएगा? वो शिक्षक के पैर छुएगा। तो वो प्रोफेशन ही अलग है सर, मतलब उसमें हमेशा रिस्पेक्ट उसके साथ हमेशा जुड़ी हुई है, और रिस्पेक्ट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई है। तो टीचर कैसा भी हो, लोगों को लगता है टीचर बुरा है, ये ऐसे बोलता है, ये चिल्ला के बोलता है, ये नाच के करता है, पर टीचर ही एक ऐसा इंसान है आपके माँ बाप के सिवा जो चाहता है कि आप जीवन में ग्रो करो, बाकी हर कोई आपसे चलता है। तो इसीलिए टीचर की इतनी इज्जत होती है। ठीक है, टीचर की बात आपने की, तो एक जो आपकी वेब सीरीज भी थी उसमें भी ये दिखाया गया, आप भी बात कर रहे थे, आप कह रहे थे ऐसा कुछ है। एक टीचर की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, और एक कोर्स कंप्लीट करने के लिए एक टीचर का पूरा साल भर वहाँ पर मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसी दौरान अगर उसको बाहर से ऑफर आ जाए और वो वहाँ से चला जाए, तो क्या आप इमोशनली हर्ट हो जाते हैं? आपके बच्चों को बहुत बुरा लग जाता है, तो थोड़ा उनके लिए भी रिस्की हो जाता है कि अगर वो ऐसा स्टेप लें तो शायद ट्रोल हो जाएं। एक आपकी टीचर गई थी तो शायद दिक्कत हो गई उनको, ऐसा कुछ? हाँ, वो बड़ा ख़राब हुआ उनके लिए भी, और हम लोग को भी अच्छा नहीं लगा। तो जब ये सब हुआ, वो टीचर छोड़ के गए और उनको बच्चों ने बहुत बुरा भला सुनाया। तो रात के 2 बजे थे, तो मैं रात के 2 बजे फिर कह रहा था कि यार मेरे को इस टीचर से बात करनी है। आपने की? नहीं, मेरे को कंपनी में काफ़ी लोगों ने मना कर दिया कि अगर आप अभी करोगे तो ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, और फिर वो ऑडियो बाहर आ जाएगा। तो फिर आप ये जिससे आप पे इल्ज़ाम लगते हैं, करवाया गया ऐसा कुछ नहीं? क्या करवाया गया? कि ये जो ट्रोल हुआ, बच्चों ने जवाब दिया, उनसे आपका कोई, या फिर वो इनडायरेक्ट वो हो गया? अब जो सच्चाई है वो सामने आती है, तो आज हम लोग भी ट्रोल हो जाते हैं कई चीज़ों पे, तो उसमें मैं सीधा इल्ज़ाम लगा दूं कि सब कॉम्पिटिटर कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। जब हम लोग ट्रोल होते हैं तो हम लोग भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी गलतियां कर देते हैं, जिसके चक्कर में ट्रोल हो जाते हैं। ऑफकोर्स पेड एजेंसीज होती हैं जो लगती हैं और ये सारी चीज़ें करती हैं, पर पता नहीं, मतलब उस समय तो हम लोग के पास इतना पैसा ही नहीं था कि हम लोग ये सब करा लें, कि किसी से ट्रोल करा लें और ये कर दे वो कर दे। उतना पैसा होता तो उसका पैसा होता उस टीचर को रोक लेते भाई, वो तो नहीं, फिर सिंपल सी बात है कितनी। इमोशनल कनेक्ट बच्चों का ज़्यादा था? इमोशनल कनेक्ट बच्चों का काफ़ी था, और थोड़ी सी जिम्मेदारी है, टीचर्स को भी समझनी चाहिए, समझते भी हैं काफ़ी टीचर्स। अब एक गए, पर आप ये देखो ना, 10 नहीं भी तो गए, और उनके पास भी ऐसे ही ऑफर थे। तो 10 ऐसे भी टीचर्स उस टाइम, पंकज सर, तरुण सर, MR सर, राजवंत सर, रोहित सर, तो ऐसे भी लोग थे जो उस मोमेंट पे नहीं हिले, जिनको फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप क्या कहते हैं, कोर्स कंप्लीट करिए फिर आप जाइए, कोई बात नहीं? हाँ, नोटिस दे दीजिए, और किसी कोर्स में अगर बच्चों को कमिट कर रखा है तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, और तभी जाएं, तो आपके लिए बेहतर है, बच्चों के लिए भी बेहतर है। बाकी अब ये मुद्दा इतना हॉट टॉपिक और इतना घिस गया है ना, ये पोचिंग फोचिंग टीचर फीचर। नहीं, ये देश का तमाम HR आपको देख रहा है, वो आपकी भावनाओं से काफी जुड़ा हुआ है कि उनके साथ भी ये होता है कि कैंडिडेट को अच्छा हायर किया, बहुत प्रोसेस लगता है, एक अच्छा पैकेज आया गया, ठीक है। अब देखिए, उस इंसान के लिए भी मुझे कई बार फील होता है कि वो भी जीवन में ग्रोथ चाहता है और अपना अच्छा चाहेगा। लेकिन क्या शिक्षक के लिए अलग है?
कुछ अलग नहीं है, बस शिक्षक के लिए इतना अलग है कि जिससे उसने वादा कर रखा है जिन बच्चों से, उसके लिए लॉयल है। तो अगर उस बच्चे का कोर्स 6 महीने का है तो 6 महीने पढ़ा के चला जाओ भैया, क्या दिक्कत है। 6 महीने में थोड़ी चला जाएगा। अब होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ सच्चाई, होता ये है कि बड़े जितने भी जायंट हैं वो ऑफर कैसे रखते हैं, वो ऐसे रखते हैं ये ऑफर है 2 दिन में चला जाएगा। वो एकदम डरा देते हैं कि 2 दिन में ये ऑफर चला जाएगा, अब नहीं मिलने वाला ये ऑफर। क्या वो ऑफर दे के रख के फिर भी निकाल सकते हैं? ऐसा भी रिस्क निकाल देते हैं सर, वो आपको लेंगे, देखेंगे आपसे बिक पा रहा है तो ठीक है, नहीं बिक पा रहा है तो चलो टाटा बाय बाय। तो एक समझदार डिसीजन यही है कि आप कंप्लीट करिए और तरीके से जाइए। समझदार टीचर का डिसीजन ये है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ो जहाँ 100 की जगह 20 रुपए भी मिले तो भी पढ़ाने में आपको मजा आए। ऐसी जगह से जुड़ो जहाँ ये सोचो कि यार मैं 100 रुपए के लिए पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, मैं 20 रुपए में पढ़ा लूंगा, पर मैं 20 साल तक यहीं पढ़ाऊंगा, मेरे को मजा आएगा इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। यहाँ के लोग का फंडामेंटल सॉर्टेड है, मतलब बेसिक सॉर्टेड है, ठीक है। तो जिंदगी भर पैसा कमाएंगे यार, साथ में ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे। तो टीचर तो कोर होते हैं किसी भी एडटेक का, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन टीचर्स को भी चूज करनी चाहिए। कंपटीशन तो है, हेल्दी कंपटीशन है। कंपटीशन है, अच्छा है, और कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडिविजुअली, कई लोग खड़े हुए, कई लोग एज अ टीचर खड़े हुए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब टीचर आगे आएगा तब तक मजा आएगा, तब तक मजा भी आता है, उसके बाद तो उसमें मजा आता है। इवन जब कोई टीचर अच्छा कर रहा होता है तो मुझे और मजा आता है। हम कहते हैं ये यार ये हम लोग नहीं ढूंढ पाए यार, 5000 लोग नहीं ढूंढ पाए, ये बंदा 3 लोग की टीम में ये चीज ढूंढ कैसे कर रहा है, कैसे कर लिया इसने, तुम लोग कब सोचोगे ये चीज। तो मुझे वो अच्छा लगता है, वो आपको पुश देता है, पॉजिटिव पुश इन कॉम्पिटिशन, वो बहुत जरूरी है। तो जहाँ टीचर जहाँ रेवोल्यूशन मचा रहा होता है उस हर टीचर को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ। जहाँ एक शिक्षक है जिसका एंड विजन सही है, जहाँ मुझे दिखता है कोई धंधे वाला आदमी ऊपर बैठा है तो वहाँ मेरा भी एटीट्यूड बदल जाता है। फिर मेरा होता है कि अब मैं इसको बताता हूँ जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। ट्रू। एक मैसेज बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, छोटे से 11वीं के छोटा बच्चा भी क्या है 11वीं से लेके और जो अब पढ़ रहे हैं उनके लिए एक आपका मैसेज, और इसी के साथ फिर हम अंत करते हैं। मैसेज सफलता के लिए, मैसेज सफलता के लिए क्या बोलूँ छोटे बच्चों को मैं, क्या मैसेज दिया जाए कि देखो एक चीज़ होती है, सब बच्चों को ये लगता रहता है ना कि रिजेक्शन सबको मिलते रहते हैं। तो रिजेक्शन दोस्तों से मिलते हैं, रिजेक्शन उनसे मिलते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, लड़की हो लड़का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इग्नोर कर रहे होंगे आपको लोग, है ना, इस टाइम फेल हो। तो जो भी इंसान हारा होता है ना उसको लोग बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत दबाते हैं। तो कई लोग बोलते हैं यार भूल जाओ यार जिसने इग्नोर किया और आगे बढ़ जाओ। कोई नहीं यार, उसने इग्नोर कर दिया, आगे बढ़, अपनी ज़िंदगी में कुछ करो, अच्छा करो, भूल जाओ, माफ़ कर दो। तो मैं बोलता हूँ माफ़ मत करो। मैं कहता हूँ जिसने भी तुम्हें इग्नोर किया, जिसने तुम्हारी बेइज्जती की, जिसने भी तुम्हें नीचा दिखाया है, उससे बदला लेंगे। और जिसने भी तुम्हारे व्हाट्सएप, मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अलख, जिन्होंने फिजिक्स वाला इतना बड़ा इसको बना दिया और हर बच्चे तक पहुंचने का इनका मोटिव है। अफोर्डेबल एजुकेशन देना चाहते हैं, हर बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, और वो उन बच्चों की पीड़ा को समझते हैं क्योंकि खुद इन्होंने वो सब झेला है, काफ़ी कुछ झेला है। और ये कहते हैं कि भाई स्लम्स तक मैं चाहता हूँ बच्चों को पढ़ाने की मैं कोशिश करता हूँ। बहुत काम आप कर रहे हैं, हम प्रार्थना हमारी ये है जी न्यूज़ की तरफ से कि आप आगे भी करते रहें और आप कामयाब हों। बहुत शुक्रिया सर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस इंटरव्यू को देखा। बने रहिए, हम अगली बार एक और ऐसे शख्स को लेके आएंगे और उसकी स्टोरी आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।